हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी बोर्ड्स एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर हम बात करें अपनी स्टडी की केमिस्ट्री में, तो हमने मेटल और नॉन मेटल चैप्टर पूरा वन शॉट वीडियो में खत्म कर लिया है और मेटलर्जी का एक अलग से वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में, जो कि आपके इस चैप्टर का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और यहीं से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। अगर ये बेसिक आपका मजबूत रहा तो आगे आपको ऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिना कार्बन के तो कंप्लीट है ही नहीं, क्योंकि हमने जब बेसिक्स में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें कंपाउंड्स मिलते हैं वो सारे क्या है, नेचुरली फाउंड होते हैं, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है और सारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं। बिना कार्बन के तो ऑर्गेनिक कुछ भी नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कार्बन के बारे में हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि कार्बन है क्या। तो अगर आपको याद होगा पीरियोडिक टेबल में, तो कार्बन का सिंबल, सीधी सी बात करें तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? सी। कार्बन को हम सी से डिनोट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ एटम 6 प्रेजेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने हैं? 6 ही है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 6 है कार्बन एटम के। और नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो भी ये भी 6 ही है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आपने पढ़ा था कि अगर हम देखते हैं कि एल, एम और एन शेल के बारे में बात करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और इस तरह से करके एंड सो ऑन। अगर हमारे लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलते हैं डुप्लेट। इसको क्या बोलते हैं? इसका डुप्लेट कंप्लीट है। और 8 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट है। अंडरस्टैंड? डुप्लेट और ऑक्टेट। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो क्या होगा? देखिएगा, पहले में तो 2 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी इसका डुप्लेट कंप्लीट है। फिर 2 के बाद बचे हुए कितने, यानी कि 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए और बचे कितने? 4। तो लास्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4, जो कि इनकम्प्लीट शेल है। अंडरस्टैंड? यानी कि अगर हम बात करें एटॉमिक स्ट्रक्चर की तो देखिएगा एक बार, यहाँ पे है न्यूक्लियस, ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है और ये है इसकी शेल्स, वन दिस वन एंड द सेकेंड दिस, ओके, ये दोनों है। अगर हम बात करते हैं पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जरा देखिएगा, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, जो पहले में हमें 2 चाहिए थे, ठीक है, और लास्ट में हमारे पास 4 ही हैं, तो टोटल 4 और 2 कितने हो गए? 6। 4 और 2 6 हो गए, तो इसका मतलब है क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं भाई साहब, इनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं, ठीक है, इनका डुप्लेट है बट ऑक्टेट नहीं है। अब यानी कि लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो भाई इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है कि 4 इलेक्ट्रॉन कोई अपने देगा। है पॉसिबल? नहीं है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर से आएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? जरा देखो, 4 टू ये 4, ये 4 8 और 2 10, तो इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास प्रोटॉन, प्रोटॉन तो हमारे पास 6 ही है, प्रोटॉन हमारे पास 6 है, प्रोटॉन थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन करना है, ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। दूसरी बात, ये 4 इलेक्ट्रॉन आप कहोगे कि मैम इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे देना चाहिए किसी को, तो इसका कम से कम डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो भाई 4 इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, इतनी एफिशिएंट एनर्जी इनके पास है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिएगा, इसको नोट डाउन करिएगा, एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। कार्बन डज नॉट फॉर्म C+ आयन या फिर 4+ आयन, ठीक है, यानी चारों इलेक्ट्रॉन अपने दे नहीं दे सकता है, बिकॉज इट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी
ठीक है, इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है टू रिलीज 4 इलेक्ट्रॉन। इन 4 इलेक्ट्रॉन, भाई 4 हो जाएंगे तभी तो 4 प्लस आएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन को देने के लिए इनको बहुत एनर्जी चाहिए फ्रॉम वैलेंस शेल विच इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अंडरस्टूड? ओके, तो दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात कह रहा है कार्बन डज नॉट फॉर्म C माइनस बिकॉज, देखिएगा ध्यान से, C माइनस बिकॉज if it gain 4 electrons, if it gain 4 electron, जब वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, if it gain 4 electrons then the total number of electron is 10। कितने हो जाएंगे ये? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 10। एंड प्रोटॉन रिमेन सेम, और प्रोटॉन वैसे की वैसे ही रह जाएंगे, 6 के 6, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। देन प्रोटॉन डू नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये भाई प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों सेम थे तभी ना वो होल्ड कर पा रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन इनको ही बाइंड करके रखता है ना, हर एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, तो ये होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन, सो दी एटम इज अनस्टेबल, जिसकी वजह से ये एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। तो समस्या ये आती है, ना ये ले सकते हैं ना ये दे सकते हैं, तो ये करेंगे क्या? बात समझ रहे हैं? जब ये कुछ कर ही नहीं सकते तो करेंगे क्या? तो भाई साहब ये पूरी तरह से नहीं ले सकते और ना ही पूरी तरह से दे सकते हैं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? बोलेंगे शेयरिंग कर लो भाई, हमारे यहाँ अलाउ नहीं है कि हम पूरा एकदम से कुछ दे दें तुम्हें, ठीक है। जैसे दो दोस्त हैं, किसी के पास 2 रुपए, किसी के पास 3 रुपए, तो आपस में शेयर करके एक 5 वाली चॉकलेट ला करके खा लेंगे, अलग अलग लेके भागेंगे, किसी का कल्याण नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसके लिए बॉन्डिंग होती है, ये कुछ ऐसी बॉन्डिंग करते हैं जिसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। क्या नाम देते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। उसके बारे में भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जिसकी हम बात करने जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, कि कार्बन किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, इसी को शेयरिंग ऑफ, यानी भाई शेयर कर देंगे, लेगा देगा कोई नहीं, ठीक है, कोई किसी से कंप्लीटली नहीं दे देगा कि भैया तुम ले जाओ, वो क्या बोलेगा? शेयर करना है, हम शेयर करेंगे, इसी को ही हम बोलते हैं हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम बात करें इसके पहले भी आपने नाम सुना होगा आयनिक बॉन्ड में, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का एक स्ट्रक्चर होता है ना, तो सोडियम और क्लोराइड अगर देखा जाए तो सोडियम अपने पूरे इलेक्ट्रॉन दे देता है, सोडियम अपने पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको? क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन के पास कितना होता है? लास्ट सेल में केवल 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जो इस तरह के जब पूरा पूरा अपना इलेक्ट्रॉन उठा करके किसी को दे दिया जाएगा, तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? आयनिक बॉन्ड। लेकिन अब यहाँ पे आयनिक बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, हम देंगे नहीं, सिर्फ हम इतना ही देंगे जितना जरूरत है, यानी कि बस शेयर करेंगे, ठीक है, देंगे नहीं हमेशा के लिए, थोड़ा तुम दो थोड़ा हम देते हैं और दोनों मिलवा करके एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं ये होता क्या है, और फिर एग्जांपल भी समझ लेंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, दैट इज कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, ठीक है। अगर बात करें तो आपने पहले भी सुना होगा आयनिक बॉन्ड के बारे में, तो आयनिक क्या होता है, कोवेलेंट में क्या डिफरेंस है, जरा ये बात तो को समझ लीजिए शॉर्ट में। जैसे एक सोडियम, इसके पास एक आयन है अपना, ठीक है, और ये क्लोरीन है, ठीक। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, 17 होने के साथ साथ इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 7 बचेंगे। तो ये हमने ड्रॉ कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये सोडियम क्या करता है, अपना पूरा पूरा एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, और इससे एक बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, इससे एक बॉन्डिंग बनती है जिसके टूटने पर एक सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस आयंस में टूट जाता है। तो ये जो पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रॉन दे करके, पूरा दे करके जो ये बॉन्डिंग बनी है, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से बॉन्डिंग नहीं करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड केवल शेयरिंग करेगा। जैसे 2 रुपए मेरे पास है, 3 रुपए मेरे दोस्त के पास है, दोनों ने पैसा मिला ले, 5 वाली चॉकलेट बढ़िया खा लेंगे मिला के, ठीक है। तो जरा देखिएगा इसके डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं। तो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम, द शेयरिंग
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स आर कॉल्ड अ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, जो हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे एटम्स के बीच में, अभी बताएंगे कैसे। जैसे कि सपोज एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, ठीक है, और दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी 1 होगा। अब इनको अपना लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करने के लिए, लास्ट सेल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि या तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पहले बताया है, और 8 होने चाहिए, या फिर 8 होने चाहिए, ऐसे करके 18 होने चाहिए। ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनको डुप्लेट कंप्लीट करना है, तो इनके पास तो एक ही है, तो ये क्या करेंगे, इनके पास भी एक है, अगर ये इनको दे देंगे ये भी पॉसिबल नहीं है, जो एक इनके पास है ये इनको दे देंगे ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करेंगे आपस में, ये बोलेंगे भैया थोड़ा सा तुम ले लो मुझसे, थोड़ा सा मुझे दे दो। तो एक पर्टिकुलर एक सर्कल के अंदर देखो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, ठीक है, और इसी तरह से इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए हैं, ठीक है। तो इन्होंने शेयरिंग कर लिया, और शेयरिंग करने के बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनी है, ये बॉन्डिंग बनी है, इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बना हुआ है, अंडरस्टैंड, ठीक है। दोज कंपाउंड दैट हैव शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दोज कंपाउंड दैट हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट हैव अ कोवेलेंट बॉन्ड, दे आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड, दे आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। पूछ लिया जाएगा व्हाट आर द कोवेलेंट कंपाउंड, बहुत छोटा सा है, जैसे कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। अब बात करते हैं क्या प्रॉपर्टी है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, यही प्रॉपर्टीज कार्बन कंपाउंड्स की होती है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड से कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करते हैं, तो सेम प्रॉपर्टीज होगी। इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, थोड़ा सा ही बॉयल करने पर, थोड़ा सा ही मेल्ट करने पर ये टूट जाएंगे आसानी से, ठीक है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ये क्या होगा, पुअर कंडक्टर होगा, किसमें, सॉलिड्स में, मोल्टेन में और एक्वस स्टेट में, ठीक है, चाहे वो एक्वस हो, मोल्टेन स्टेट हो या फिर सॉलिड स्टेट, इन सब में ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा, ठीक है। ड्यू टू दी अब्सेंस ऑफ आयन, क्योंकि इनमें आयन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब प्रेजेंट कैसे नहीं है, क्योंकि कार्बन का आपको पता है जो भी कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे इन्होंने जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी बताऊंगी। तो हाइड्रोजन में एक था, ये एक था, इन्होंने अपने आयन को शेयर कर लिया, अब इनमें आयन बचा ही नहीं है, तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, दे आर वेरी वीक बॉन्ड, बता ही दिया है। दे आर सॉफ्ट इन नेचर, रिलेटिवली फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और क्या होते हैं, सॉफ्ट नेचर के होते हैं। फ्लेक्सिबल इट मीन्स सॉफ्ट इन नेचर, ओके। अभी इसके बारे में जरा टाइप्स पढ़ लेते हैं, इधर साइड में क्या मुझे इरेज ही करना पड़ेगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में बात करते हैं बेटा। पहला जो है आपका सिंगल बॉन्ड, आपने सुना ही होगा सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ना। सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसा होता है, जरा ये बात समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज पहला एग्जांपल हम पहले भी दे चुके हैं, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेंगे। आप डॉट से बनाइए, क्रॉस से बनाइए, इट डजंट मैटर, ठीक है। एक ये बात हो गई। दूसरा अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन का पहले अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक एटॉमिक नंबर इसका होता है 17, ठीक है, 17, ठीक। 17 में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो आएगा 2, यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो पहले सेल में कितने आएंगे, कितनी सेल्स होती हैं आपके पे, के, अरे भाई क्या हो रहा है, चलो नेक्स्ट पेन से लिखते हैं, सब एक ही कलर का हो जाएगा, एक मिनट बेटा, के एल एम एन, ये शेल्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए पहले में 2, दूसरे में 8, तो 2 और 8 कितनी हो गई, 10, 10 तो ये ऑलरेडी हो गई दोनों मिला करके, बचे कितने 7,
तो 7। तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 7। तो जरा हम इसको इस तरह से बना लेते हैं। क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, एक और क्लोरीन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसी तरह से इस वाले को भी चाहिए, दोनों को। तो ये क्या करेंगे, अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ये क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। जरा एक सर्कल में देखो, इस वाले सर्कल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन अब हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8। ठीक है, इस तरह से 7 ये और एक ये 8। ठीक, अब इनसे जो ये बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिंगल बॉन्ड। और बेटा ये भी नहीं है कि केवल ये सेम सेम एटम से बनेंगे। ठीक है, इसी तरह जो हाइड्रोजन के बीच में बना है, अगर आपसे डॉट स्ट्रक्चर बोलता है कि क्लोरीन का या कोई भी कंपाउंड देगा उसको डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तब ये बनाएंगे। ठीक है, अगर केवल स्ट्रक्चर बोलेगा या बॉन्ड स्ट्रक्चर बोलेगा तब फिर आप ऐसे बनाओगे। अंडरस्टैंड? दोनों में इसी में बना करके ऐसे लाइन ड्रॉ मत कर देना। ठीक है, बॉन्डिंग मत बना देना। और ले लेते हैं इसमें एग्जांपल, जैसे कि हमने ले लिया एग्जांपल HCl। ठीक है, क्या HCl के बीच में बॉन्ड बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का। ठीक है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, जरा थोड़ा कलर करने का यूज हो जाए। एक इलेक्ट्रॉन इनका हाइड्रोजन का, ठीक है, और ये किसका? क्लोरीन का। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये बोलेंगे भैया तुम हमको दे दो, और ये कहेंगे भैया तुम हमको दे दो। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को दे दिए, ले लिए। अब इसके बाद क्या हुआ, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, दोनों की सहमति से बॉन्ड बना है। ठीक है, दोनों के कंप्रोमाइजिंग से यानी अंडरस्टैंडिंग से। दोनों एटम अंडरस्टैंड है ना कि हाँ भैया सब कुछ ठीक है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग से जो काम होता है वो परफेक्ट होता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग खराब हुई तो तुरंत वो काम खराब हो जाएगा। क्यों? बोलेंगे नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे पार्टनरशिप नहीं करनी है तुम्हारे साथ। ठीक है, ऐसे होता है फ्रेंड्स वगैरह में, बाकी कुछ और दिमाग में मत ले जाना। ठीक, यहाँ पे अगर बात करते हैं तो दोनों के अंडरस्टैंडिंग से बनाए, इसलिए बेटा इसको बोल सकते हैं म्यूचुअल म्यूचुअल बॉन्डिंग। ठीक है, तो कितनी म्यूचुअल बॉन्डिंग है यहाँ? 1। और इसी का, ये सिंगल बॉन्ड का दूसरा नाम ही है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम क्या है? सिग्मा। ब्रैकेट में लिख दीजिए सिग्मा बॉन्ड। ओके, अंडरस्टैंड? अब और देखिएगा, और कोई ले लेते हैं एग्जांपल एक दो, जैसे कि CH4 4 इलेक्ट्रॉन बाई टेट्राहेड्रल युग्म होता है। ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी सबसे पहले ही बता दिया मैंने, 1 2 3 4, चारों पे हाइड्रोजन आकर के लग जाएंगे। कैसे लग गए? कैसे लग गए? देखो भाई, देख लो, यहाँ पे देख लो, कार्बन था, कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 और ये 4। हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। ये सारे हाइड्रोजन ने अपना अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब कार्बन हमारा क्या करेगा बेचारा? कार्बन ना ही इलेक्ट्रॉन पूरे ले सकता है ना ही पूरे दे सकता है, तो शेयरिंग ही करेगा। क्यों? तो शेयरिंग करेगा तो ये सबसे एक एक ले लेगा भैया, कहेगा मुझे दे दो। बढ़िया सर्कल नहीं बना है लेकिन बन गया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कार्बन के पास लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इस तरह से बनता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब बात करते हैं डबल बॉन्ड की फटाफट। अब एक साथ ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड अभी समझ में तो आ गया ना बॉन्डिंग कैसी होती है, क्योंकि वन शॉट वीडियो है, इतना समय नहीं हमारे पास पूरा चैप्टर कवर करना है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक एक एग्जाम्पल देकर के समझ लेते हैं। ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, ये क्या है? ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए KLMN शेल में, तो 2,6, तो लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 6। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन लीजिए फटाफट। ऑक्सीजन में इनको 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। 1 2 3 4 5 6। ओके, और यहाँ पे भी देखते हैं, एक और ले लेते हैं ऑक्सीजन। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन्होंने 2 चाहिए तो इन्होंने इनसे ले लिए 2, शेयर कर लिए, तो अब इनके कितने कंप्लीट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ये जा करके इससे लग गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दोनों ने शेयरिंग कर ली, तो बॉन्ड बन गया कैसा, डबल बॉन्ड। कैसा बन गया बेटा, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे एक, इसमें क्या होगा ऊपर वाला पाई बॉन्ड, पहला बॉन्ड पाई बॉन्ड, और दूसरा क्या होगा, सॉरी सॉरी बेटा लिखा सही है, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड। ओके, और ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, डबल बॉन्ड। यानी इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कोवेलेंट। अंडरस्टैंड। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में देख लेते हैं। ट्रिपल बॉन्ड का हमारा सबसे बढ़िया सा जो एग्जांपल है आपका है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़ा सीधे सीधे बात कर लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में। ठीक है, 5 होते हैं। 5 में से ये कहेंगे कि भाई मुझे और चाहिए, कितने चाहिए इनको कंप्लीट करने के लिए, 3 और चाहिए, तो भाई अपने ही साथ में ले लिया एक और नाइट्रोजन को। इनसे बोला भैया तुम मुझे अपना इलेक्ट्रॉन 3 दे दो, 5 ये थे, 3 और हो गए, तो 8 इनका कंप्लीट ऑक्टेट। अब इनका देखते हैं, इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये जो बॉन्डिंग बन गई ये कैसी बनेगी, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, इसको कौन सा बॉन्डिंग बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर 3 कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें से पहला वाला जो ऊपर का था वो तो आपका सिग्मा बॉन्ड है। ओके, बाकी के ये दोनों अब क्या है, ये दोनों आपके हैं पाई बॉन्ड। यानी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और ये बन गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। कितने कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बने हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, आगे आ जाते हैं, वर्सेटाइल नेचर डिस्कस कर लेते हैं इसका। अब देखिएगा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या है, तो 2 है इसके, पहला है कैटेनेशन और दूसरा है टेट्रावैलेंट। ठीक है, टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है और कैटेनेशन का मीन्स क्या होता है, इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, कार्बन हैव सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन कार्बन से ही सेल्फ लिंकिंग करता चला जाए, यानी कार्बन अटैच हो किससे, कार्बन से ही अटैच हो। किस तरह से अटैच हो सकता है, चाहे वो स्ट्रेट चेन बना करके अटैच हो, चाहे वो ब्रांच्ड बना ले, चाहे वो साइक्लिक चेन बना ले। ठीक है, देखते हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक कार्बन कंपाउंड है, दूसरे कार्बन से बना लिया चेन, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, ऐसे स्ट्रेट चेन बनती चली जा रही है। ठीक है, दूसरी बात क्या हमने कही, ब्रांच बना सकता है। ऐसे ही कार्बन की एक चेन थी, इसका मन हुआ भैया हम यहाँ से भी चेन बनाएंगे, इसका मन हुआ कि हम यहाँ से भी बनाना चाहेंगे। ठीक है, जैसे ये चाहेगा वैसे ये चेन बना सकता है। साइक्लिक फॉर्म में देखते हैं, तो ये देखिए साइकिल बना देगा ये, यानी अपने ही कंपाउंड्स को उठा करके, कार्बन के एटम्स को उठा करके एक साइकिल का फॉर्मेशन कर देगा, कुछ इस तरह से। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, किसी भी तरह से कर सकता है, ये देखिए। ठीक है,
तो ये बात हो गई, क्योंकि इसमें हम सेल्फ लिंकिंग यानी खुद कार्बन 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 से ही चेन बनाता चला जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये बात समझ में आ गई होगी। टेट्रावेलेंट क्या होता है? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, कार्बन की वैलेंसी 4, इसीलिए ये कैसा है नेचर में? टेट्रावेलेंट। यानी कार्बन जो है, ठीक है, एक कार्बन जो है अपने जैसे या फिर कोई दूसरे भी किसी से भी 4 तरह से बॉन्ड बना सकता है। ये चाहे तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर ले, ये चाहे तो हाइड्रोजन की जगह यहाँ क्लोरीन ऐड कर ले, ये चाहे तो कार्बन की जगह यहाँ फिर से कार्बन ऐड कर ले, ठीक है, ये चाहे तो यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर ले, ये चाहे तो यहाँ पे OH ऐड कर ले, यानी ये कुछ भी ये ऐड कर सकता है, ठीक है। अब यही बात आती है कि केवल और केवल कार्बन ही क्यों हमने चूज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड में, क्योंकि इसका नेचर ही कुछ ऐसा है, इसका नेचर ही कुछ ऐसा है। जैसे सपोज करो आपके पास NaCl है, ठीक है, NaCl है, अगर हमने कहा आपसे कि NaCl है या फिर HCl है, तो HCl या NaCl के अलावा इनके कोई और क्लोरीन से बना सकते हो या सोडियम से कुछ और बना सकते हो या नहीं बना सकते, या कोई और ले लो कि OH है, ठीक है, और HCl है, H के साथ OH बनाओगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है, K के साथ बनाओगे तो KCl बन जाएगा, नहीं तो KOH बन जाएगा या फिर HCl बन जाएगा। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है कि और कुछ बना सकता है? नहीं है। अगर इसी जगह पर हम OH को ऐसे ले ले, हमने कहा कार्बन, कितने भी कार्बन लो, कितने भी OH लो, इसके अलावा और कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है, लेकिन हमने कहा कार्बन के साथ में आप OH ले लो या फिर K ले लो, ठीक है, या फिर कुछ भी ले लो जो आपका मन हो। तो टेट्रावेलेंट है तो कार्बन चाहे तो अपनी मर्जी से यहाँ पे पूरे में OH लगा दे, ठीक है, एक तो ये बन जाएगा, चाहे तो ये पूरे में K लगा दे, ठीक है, H भी अगर है तो H भी लगा सकता है, मतलब जितने चाहे वो उतने कंपाउंड बना सकता है। इससे आप कितने कंपाउंड एक्सेप्ट कर रहे हो? बहुत ज्यादा वैरायटी में बनेंगे और सबके नाम भी अलग अलग होंगे। ये चाहे तो यहाँ पे K लगा दे, सबका नाम ही चेंज हो जाएगा, अभी आप IPSC में पढ़ेंगे। तो ये बात हो गई टेट्रावेलेंट की, यानी टेट्रावेलेंट यानी कि उसकी वैलेंसी 4 है और चारों तरफ से वो बाइंडिंग कर सकता है, ठीक है, बात समझ गए। और इसका कैटिनेशन नेचर होता है, यानी कि स्ट्रेट चेन, सेल्फ लिंकिंग या ब्रांच या फिर साइक्लिक चेन बना सकता है, जैसा चाहे वो वैसा अपने आप को मोल्ड आउट कर सकता है। इसलिए आप कहीं भी देखिए अपने के घर में या कितनी भी चीजें हैं, सब चीज 99.9% आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही मिलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं, हम कुछ एलोट्रॉप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से एलोट्रॉप्स का नाम आता है, लेकिन एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो भी कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। किसके कंपाउंड होते हैं? कार्बन के ही कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन कार्बन के कंपाउंड होने के बाद भी उनका नेचर अलग है, उनकी प्रॉपर्टी अलग है, क्यों और कैसे, ठीक है, ये बात हम समझ लेते हैं। बेटा यहाँ पे कैटिनेशन है, ठीक है, L नहीं है, T है, बात समझ रहे हो? बात करते हैं एलोट्रॉप्स की। एलोट्रॉप्स होते क्या है, ठीक है। पहली चीज तो एलोट्रॉप्स वो है जो एक ही तरह के एटम्स होंगे, ठीक है, उनका फिजिकल स्टेट भी सेम होगा, लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट होगा जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। सीधी सी बात करते हैं, उसको हमने लिख दिया है और आपके नोट्स के लिए तो जरा सा इसको पढ़ लीजिएगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, वेयर द एटम्स कंबाइन इन अ डिफरेंट वे, यानी अलग अलग तरह से जो एटम्स हैं वो कंबाइन होंगे, एलिमेंट सेम है लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट है, ठीक है, कह सकते हैं आप सेम एलिमेंट, यहाँ पे लिखा ही हुआ है प्रॉपर्टीज में पॉइंट वाइज में, ठीक है, बट इनका जो फिजिकल स्टेट होगा वो भी सेम होगा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया है सेम एलिमेंट्स ऑफ एटम, एक ही एटम के सेम एलिमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम आर डिफरेंट,
तो एटम्स का अरेंजमेंट होगा वो अलग होगा, हैविंग अ सेम फिजिकल स्टेट, ठीक है, बट प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, इसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी भी अलग हो जाएगी। तो अगर बात करते हैं कुछ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, तो यहाँ पे लिखते हैं हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। तो वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन आपके जो 10th के सिलेबस में है वो सिर्फ है ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड, और एक है बकमिस्टर फनल, ठीक है, बकमिस्टर फनल। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल और स्ट्रक्चर वाइज पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपके डेफिनेशन के लिए। अब देखिएगा बेटा, हम इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जो ग्रेफाइट है, ठीक है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, यानी ग्रेफाइट का जो है एक कार्बन अपने 3 कार्बन से अटैच्ड होता है। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो, पूरा स्ट्रक्चर समझ में आए, और साइड में ये स्ट्रक्चर प्रॉपरली बना भी हुआ है, ठीक है। और इसी तरह करके ये इस तरह से बाइंड होगा, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा, यहाँ पे भी कार्बन है, गलत हो जाएगा, करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि एक कार्बन कहीं से भी आप उठा लीजिए, एक कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच्ड है, यहाँ से उठा लीजिए इस कार्बन को, तो 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 कार्बन से अटैच्ड है। इसको ले लीजिए तो 1 2 3, यानी जितने भी ग्रेफाइट के कार्बन हैं वो 1 कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है, 3 अदर कार्बन से, ठीक। और ये भी आपको दिख रहा है इनके बीच में कुछ बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है ये बहुत वीक बॉन्ड होता है, ठीक। अब यहाँ पे हमने बात की थी कि जो कार्बन है, कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट होता है, लेकिन यहाँ पे केवल 3, यानी कार्बन की 3 वैलेंसी फील्ड है, एक वैकेंट है 3 फील्ड है, ठीक है। तो एक वैकेंट हुई, जब एक वैकेंट है एक खाली है, तो यहाँ पे बताओ खाली होगी तभी तो कोई और आ सकता है, खाली का मतलब यहाँ पे कोई चार्ज बचा होगा, आयंस खाली पड़ा हुआ है इसका, ठीक है, एक कार्बन का ये आयन खाली पड़ा हुआ है, बाकी सबने किसी के साथ जा करके बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। एक खाली पड़ा है, इट मीन्स ये एक वैकेंट है, ठीक है, खाली जगह। तो यहाँ से जब आएगा कोई दूसरा एटम या एलिमेंट, कुछ भी आ जाए, Cl आ जाए या फिर हाइड्रोजन ही आ जाए अपना एक एलिमेंट लेकर के, तो तब ये आएगा, तब ये इसकी वैलेंसी फिल हो जाएगी, यानी खाली होने की वजह से यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, ठीक है। आपको पता होगा जैसे NaCl होता है तो अलग अलग 2 चार्ज में कट हो जाता है, एक प्लस और माइनस, और ये अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह से ये 2 आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये जब सॉरी जब ये अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज होने की वजह से तभी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तभी फ्लो होगी जब आपके पास कोई खाली जगह है, यानी आप कभी किसी को तभी रोकेंगे या अपने सीट पे तभी बैठाएंगे जब आपके पास जगह है,
जब जगह नहीं है तो थोड़ी ना आप बैठा दोगे, जगह ही नहीं है, ठीक है। तो जगह होने की वजह से यानी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। यहाँ पे तीन, हर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, एक वैलेंसी खाली है। इट मीन्स हम ग्रेफाइट को बोल सकते हैं इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये कुछ लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। यानी एक ये लेयर है, ये देख रहे हो ये वाली, एक ये लेयर है और इसके ऊपर एक और ऐसे रखी हुई है, ठीक है। तो लेयर वाइज स्ट्रक्चर है, तो हम ये कह सकते हैं ये कैसा है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये लेयर्स आपको केवल दो तरफ से ही दिख रही है, सामने से दिख रही है ना, सामने से दिख रही है, तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी हम कह सकते हैं 2D स्ट्रक्चर, ठीक है। ये भी बात सही हो गई, यानी ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसके बारे में प्रॉपर्टी समझ में आ गई। जरा सा ये डायमंड का स्ट्रक्चर भी देख लीजिए बेटा, ठीक है, कैसे बनेगा। अब डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। क्यों है जरा सा देखिएगा, एक कार्बन है, इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, पहले समझ लीजिए, ठीक है। एक कार्बन है और ये कार्बन अपने ही जैसे 3 एलिमेंट से अटैच्ड है, यानी कि 3 अदर कार्बन से और अटैच्ड है। तो एक कार्बन, एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। फिर इसी तरह से करके ये कार्बन, हर एक कार्बन भी इसी तरह से 3 3 से अटैच्ड होगा, ठीक है। ठीक, और इस तरह से करके एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्मेशन कर रहा है, नेटवर्क। अभी आप देखोगे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये तो हाथ से बनाया गया है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दो कि यहाँ पे जो था ग्रेफाइट, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच था, 1 कार्बन जो था वो अदर 3 कार्बन से अटैच था। यहाँ पे डायमंड में एक कार्बन जो है अदर अदर 4 कार्बन से अटैच्ड है, यानी इसकी वैलेंसी फील्ड है। अब इसके पास खाली जगह नहीं बची, ठीक है। 1, ये तो एक कार्बन हो गया, ठीक है। 1 2 3 और ये 4। अब इसको देख लो, 1, ये तो इसको देखो 1 2 3 एंड 4, इसको देखोगे तो 1 2 3 एंड 4, यानी इसके चारों वैलेंसी फील्ड है। तो ये टेट्रावैलेंट नेचर शो कर रहा है। इट मीन्स इनकी चारों वैलेंसी फील्ड होने की वजह से, ये सारी फील्ड होने की वजह से इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन था तो ये क्या थे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरी चीज, ये आपको नेटवर्क स्ट्रक्चर, ये जैसे कि लीनियर स्ट्रक्चर था, लेयर्ड स्ट्रक्चर था, ये कैसा नेटवर्क स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रक्चर हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसको हम लिख करके दे देते हैं, स्ट्रक्चर आप अपना बना लीजिए साइड में। बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर होता है, अगर इसको बहुत ऐसे आपको बनाना होगा एग्जाम में भी तो बस ऐसे करके आप बना दीजिएगा, इजिली बन जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है काउंट करना है। इसमें अगर बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, एक कार्बन को बस ध्यान रखना है 3 कार्बन से अटैच करते चले जाओ, ठीक है। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, ओके। बस करना क्या है, ऐसे आप बना दोगे, इतना बहुत होगा, इतना ही थोड़ा सा नीचे बना दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसका हम पॉइंट्स लिख देते हैं दोनों के, स्ट्रक्चर के जस्ट बाद आप पॉइंट भी मेंशन कर दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। अब ये सोचने वाली बात है, ये भी कार्बन के बने, ये भी कार्बन के बने हैं, लेकिन पूरी पूरी इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। सच एज, जैसे कि अभी मैंने बताया विद हेल्प ऑफ डायग्राम, हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, वीक बॉन्डिंग among these layer, it is 2D structure, lubricant and soft in nature,
यूज एज अ लुब्रिकेंट यूज होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इतना सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट आपके पेंसिल्स में भी यूज होता है, इजिली उसको तोड़ना चाहे आप तो आराम से तोड़ दोगे। है, दांत से दबा के देखिएगा, टूट जाएगी तुरंत। डायमंड नहीं टूटेगा। ठीक है, कहाँ थोड़ा लेके बैठोगे तोड़ने के लिए। डायमंड की बात करें तो ये नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। वन कार्बन इज अटैच्ड विद द 4 अदर कार्बन एटम्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द नेटवर्क स्ट्रक्चर, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है नेटवर्क स्ट्रक्चर के बीच में। ठीक है, जो भी इनका नेटवर्क स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया था उसमें कैसी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये हार्ड होते हैं। इनका 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 डायमेंशनल होता है। एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, ये बात भी आप ऐड कर सकते हैं। इस तरह से पॉइंट आप अपने एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। ठीक, अभी एक और आता है बकमिस्टर। बकमिंस्टर के बारे में बता देते हैं, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए नेक्स्ट, इसको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वन। ठीक है, बकमिंस्टर। ठीक है, बकमिंस्टर होता है। बकमिंस्टर ये कुछ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा छोटा बना देते हैं। ये इसका ज्यादा डिटेल में नहीं पूछता आपके इसमें, जैसे आपका फुटबॉल शेप होता है बिल्कुल वैसे ही ये होता है, कुछ इस तरह से। ओके, फुटबॉल का जैसा ही होता है, और ये भी 3D स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं स्ट्रक्चर, देख लीजिए बकमिस्टर फनल का भी 3D शेप होता है, हार्ड होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है। तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता, और पूछा जाएगा तो आपसे ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में, जो आप आसानी से बता सकते हैं। फिर आइए नेक्स्ट आते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे और आईयूपीएसी नेम उसका करेंगे। उसके बाद ही धीरे धीरे करके हम एंड पे चैप्टर पे आएंगे। सब कुछ आपको इसी 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 वीडियो में मिलेगा, एक सिंगल वीडियो, कितना भी बड़ा हो। वैसे ज्यादा लंबा हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमें पॉज करके ही हम लिख रहे हैं, तो ज्यादा ज्यादा शेयर करिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, सबसे पहली बात वही हम आ जाते हैं अपनी जगह पर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, जिसमें हम स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज की डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में स्टडीज करते हैं। ठीक है, इट इज द स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, ठीक है, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन, इनके बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन किससे, ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, कार्बन जिसमें प्रेजेंट है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, इन्हीं को हम भी बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। तो और कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो पता ही है। दीज आर दी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इट मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन, ये दोनों का मेल होना चाहिए। एंड इट्स डेरिवेटिव, यानी जरूरी नहीं है ये हो, जैसे कार्बन के साथ में क्लोरीन भी लग सकता है केवल। ठीक है, CCl4, तो ये भी कार्बन प्रेजेंट है, यानी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। इट इज ऑल्सो कार्बन कंपाउंड। तो इनके डेरिवेटिव जितने भी होंगे कार्बन के, उनको बोलते हैं हम डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बन, और हाइड्रोकार्बन इनसे जो मिलकर बनते हैं, साथ ही ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर बात आती है वाइटल फोर्स थ्योरी की। व्हाट इज द वाइटल फोर्स थ्योरी? तो एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस, बर्जीलियस ने ये दिया था, कहा था कि जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही मिलते हैं, इन्हें हम लैब में नहीं बना सकते। तो बस उसी के नाम पर एक थ्योरी पड़ गई है जिसका नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। देन इट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट बर्जीलियस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड ओनली द लिविंग थिंग्स। ठीक है, केवल लिविंग थिंग से ही मिलते हैं। दे कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ये लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। बट इनकी बात को गलत साबित करने के लिए एक जर्मन केमिस्ट है, फ्रेडरिच बोहलर। क्या नाम था इनका? फ्रेडरिच बोहलर। ठीक है, इन्होंने बनाया
फॉर्म किया अमोनियम साइनेट CH4N2O, ठीक है, अमोनियम साइनेट इन्होंने बनाया इन 1828 में, ठीक है। was the first generally accepted by the laboratory in the synthesis of a naturally occurring organic compound। सबसे पहला नेचुरली अकरिंग कार्बनिक कंपाउंड था जो कि हमें मिला था किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जिससे मिला था इनऑर्गेनिक मटेरियल से। फिर जोसेफ प्रिस्टली जी आए, जोसेफ प्रिस्टली ने यूरिया का फर्स्ट डिस्कवरी किया था पहली बार। इसको नोट को जरूर लिख लेना बच्चे, पूछा जाता है। Who discovered the urea? Then you will write the name. Joseph Priestley discovered the urea first in the laboratory as an organic compound to be prepared in a laboratory। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इसका यूरिया का फॉर्मूला पूछ लेता है, याद होना चाहिए, NH2CO NH2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे तो आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो भी आप लिखना चाहें पॉज करके लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम इसमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा सा बड़ा होगा, अगर आपको हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया तो उसके डेरिवेटिव्स भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, हाइड्रोकार्बन जिसमें कि हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होगा, उसके बारे में पहले स्टडी करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन का एक फ्लोचार्ट डायग्राम हमने बना रखा है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं दो तरह के, सबसे पहले आएगा ओपन चेन, ठीक है, ओपन चेन, और दूसरा क्या आएगा, क्लोज्ड चेन, ठीक है। ओपन चेन को आप क्या बोलते हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और क्लोज चेन को बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इतने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओपन चेन यानी कि सीधी सीधी चेन बनती चली जा रही है, ठीक है। और क्लोज का मतलब क्या है, कुछ क्लोज रिंग स्ट्रक्चर बन गया, हर जगह पे कार्बन रख दो, भाई ये कार्बन होता है, अभी बताएंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर में आता है ना ये सब, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब ये जैसे है ओपन चेन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, क्लोज चेन इस तरह से क्लोज रहेगा। अब ओपन चेन फिर से डिवाइड होगा किसमें, ओपन चेन में, या फिर स्ट्रेट भी आ सकती है, ये चेन स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया भी था आपसे, स्ट्रेट यानी सीधी सीधी जैसे ये जा रही है और इसी में ब्रांचिंग निकल आए, ठीक है, ब्रांच हो जाए। फिर स्ट्रेट और ब्रांच होने के बाद भी ये दो तरह से हाइड्रोकार्बन और इसके बनेंगे, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। तो ये बहुत दिमाग में रखने वाली बात है और ये आगे तक काम आएगा, तो पता होना चाहिए तुम्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जो सिंगल बॉन्डेड होंगे। इतनी बात याद रखना, क्या कहा मैंने, सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। जितने भी कंपाउंड होंगे वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, उन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड होते हैं, जिनमें पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि एक सीधी चेन बन रही थी, ठीक है, और ऐसे करके कहीं कहीं बीच पे डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम बोलते हैं एल्केन, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। एल्केन का जो देख सकते हो आप, यहाँ पे हमने सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया है, एल्कीन को डबल बॉन्ड से और एल्काइन को ट्रिपल बॉन्ड से। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2, यानी अगर कार्बन जितने होंगे उसका डबल हम करेंगे तो ये हाइड्रोजन हो जाएंगे, और +2, ठीक है, दो और उसमें ऐड कर देंगे हाइड्रोजन में, ठीक है। अभी विद एग्जांपल हम समझेंगे सबको। फिर इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यहाँ पे कुछ और एडिशनल नहीं है, यानी कार्बन का जस्ट डबल हो गए हाइड्रोजन। इसमें CnH2n यानी कि जितने कार्बन है उसका डबल तो हाइड्रोजन होगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन और उसमें से लेस कर देंगे, 2 और माइनस कर देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे बात करते हैं एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, जरूरी नहीं है, जैसे कि जैसे आप बताते हो ना, यहाँ पे कोई भी सिंगल बॉन्ड है, सब में सिंगल बॉन्ड है और साइकिल बनी हुई है, इस तरह से ऐसे करके भी 4 बॉन्ड का भी आ सकता है, 5 बॉन्ड का भी आ सकता है, 5 कार्बन का, ठीक है, ओके।
इसी तरह 6 कार्बन का भी आ सकता है। ठीक। और एरोमेटिक में क्या आ जाएगा, यहाँ पे कंजुगेशन मिलेगा, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह करके ये एरोमेटिक पूरा है, इसको इसका नाम है बेंजीन। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और ये काफी ब्रॉड एरिया है इसका, अगर स्टडी करने बैठेंगे तो पहले हम लोग इनके एग्जांपल समझ लेते हैं। सबसे पहले एल्केन्स के, ठीक है, फिर एल्कीन और एल्काइन के फटाफट एक ही चार्ट बनाएंगे, उसमें सब लाइन से एग्जांपल करते जाएंगे। ओके, अब देखिएगा बेटा, जो एल्केन एल्कीन और एल्काइन के हम एग्जांपल्स की बात कर रहे थे, उनकी शुरुआत होती है आपके आईयूपीएसी से। आप ऐसे नेमिंग नहीं कर पाओगे विदाउट आईयूपीएसी, जब तक इसका आपका नंबर ऑफ कार्बन की वैल्यूज नहीं पता होगी। तो हम अब शुरू कर रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जिसको बोलते हैं, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और कार्बन प्रेजेंट होंगे, तो हो गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक कार्बन की, अगर आपके पास एक कार्बन है उसको हम डिनोट करेंगे मैथ, उसका नाम होगा मैथ। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप, 8 के लिए ऑप, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए डू डेक, 12 के लिए सॉरी 11 के लिए अनडेक और 12 के लिए डू डेक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अनडेक डू डेक वैसे आपके में आएगा नहीं, 10 तक आपको याद होने चाहिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड लिखा है मैंने, ऑब्लिक करके फंक्शनल ग्रुप लिखा है। तो फंक्शनल ग्रुप अभी जब आप ये वाला हिस्सा पढ़ रहेंगे हाइड्रोकार्बन्स का, तो जब उनके डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप का काम होगा। ठीक है, तो उसी तरह से उसमें भी सफिक्स और प्रीफिक्स यूज होता है, जैसे कि इसमें सफिक्स यूज हो रहा है, उसमें किसी में सफिक्स प्रीफिक्स यूज हो जाएगा जो पहले आते हैं, सफिक्स यानी कि जो हम बाद में लगाते हैं। ठीक है, बाद में लगाते हैं, अंडरस्टैंड। तो अगर एल्केन है यानी सिंगल बॉन्ड, सब में पूरी जितनी बड़ी लंबी चेन हो उसमें एक बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे एल्केन है, वो सिंगल बॉन्डेड है, तो उसमें लास्ट में एन लगा दोगे, ए एन ई सफिक्स एन। ठीक है, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड होगा वहां पे, कहीं पे भी पूरी चेन में कितनी भी लंबी चेन हो वहां पे आपको डबल बॉन्ड कहीं एक मिल जाए तो वहां पे आप इन लगा दोगे सफिक्स में यानी बाद में। ठीक है, और एल्काइन है यानी ट्रिपल बॉन्ड है और वहां पे आप आइन लगा दीजिएगा। ठीक है, चाहे जितनी लंबी चेन हो और ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए तो। इनके एग्जांपल्स हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, सारे आप करेंगे और जैसे जैसे मैं बताती जाऊंगी वो आप नोट भी करते चलेंगे इसी वक्त। अब देखिएगा, ये टेबल हमने बनाई है। अभी इसमें हम पहले एल्केन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक फार्मूला उठाते हैं, साथ में पहले फार्मूला उठाएंगे जो भी हम आपको देंगे, फिर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे, फिर उसका एक आईपीएसी नेमिंग भी लिखते हुए चलेंगे। देखते हैं कैसे लिखते हैं फटाफट। जैसे कि एक हमने लिया यहाँ पे CH4, तो देखिए कि मॉडिफाई कर रहा है इसको, CnH2n+2, कार्बन कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन 2 × 1 +2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा C, 2 × 2, ठीक है 2 और ये 2 4, तो CH4 आ गया, यानी कि ये फॉर्मूले पे बेस्ड हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूले पे बेस्ड हो रहा है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, एक कार्बन बीच में है, ठीक है, कार्बन एक है और 4 हाइड्रोजन, इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे फटाफट, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आपको फॉर्मूला दे देगा, स्ट्रक्चर पूछ लेगा, या स्ट्रक्चर दे देगा तो आईपीएसी नेम पूछ लेगा। ठीक है, या आईयूपीएसी नेम दे देगा और आपसे बोलेगा ये स्ट्रक्चर बनाइएगा, इसका फॉर्मूला लिखिए। बात समझ रहे हैं, कुछ भी आ सकता है। तो एक कार्बन के लिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैथ, METH मैथ, और सारे सारे सिंगल बॉन्ड है। और एल्केन के लिए हमने क्या बताया था, एल्केन एन यानी सिंगल बॉन्ड में एन है तो लास्ट में सफिक्स क्या लगता है, एन, तो मैथ के साथ क्या लग जाएगा, मैथ एन। बात समझ में आई, बात समझ में आई। अब यहाँ पे 2 कार्बन लेके देख लेते हैं, 2 कार्बन हो जाएगा तो यानी एन की वैल्यू 2, और यहाँ पे 2 × 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 2 6, यानी कि H6। बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे C और C, इस वाले को मैं इरेज कर दूं, ऊपर वाले को थोड़ा छोटा बना देती हूँ एच को। ठीक है, 2 कार्बन हो गए, तो हर एक कार्बन की वैलेंसी हम देखेंगे, 2 कार्बन हो गए तो 2 कार्बन हमने बना दिए, तो एक कार्बन की वैलेंसी 4, तो यहाँ से देखो एक बॉन्डेड है, 2
3 4, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इस वाले की यानी कि इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, 1 2 3 4। आराम से समझेंगे, लेकिन समझ में आना चाहिए आपको, स्ट्रक्चर बनाना आ जाना चाहिए। तो ये वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी करो, एक तो है ही है यहाँ से, 2 3 4। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनिए, जितने आपने इसमें दिए थे उतने हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी हमें केवल कार्बन की वैलेंसी को पूरी करनी है। जैसे कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी आपका कंपाउंड बन जाएगा। दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए आप क्या यूज करते हो, एथ। दो कार्बन के लिए एथ। और सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्डेड है ना, सारे सिंगल बॉन्डेड है तो एन। तो क्या बन गया, एथेन। आईयूपीएसी नाम भी लिख लिया, स्ट्रक्चर भी बन गया, और यहाँ पे फॉर्मूला भी आपके सामने रखा हुआ है, C2H6। अब C की वैल्यू, कार्बन की वैल्यू 3 कर दें तो इसकी कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन की, कार्बन 3 हो गया तो 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 8, C3H8। जरा फॉर्म स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, 1 2 3। कार्बन की वैलेंसी इसको पूरा करो बेटा। इस वाले कार्बन की एक वैलेंसी है, 2 3 4 हो गई पूरी। इसकी एक है, 2 3, ये वाली है ही है 4। ठीक है, जितनी वैलेंसी सब में हाइड्रोजन लगाते चले जाओ। इधर केवल एक है, 2 3 4। अब देखो आपके नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, कार्बन तो 3 ही है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना 8। ठीक है, अब इसमें तीन कार्बन, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए क्या यूज होगा, प्रोप। तो लिख देंगे हम सीधे सीधे प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। बात समझ में आ गई। फिर आता है C4। अब H कितने हो जाएंगे, H 10 होंगे, जरा देख लेना, 4 2 जा 8 2 10। ठीक है, इसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, कार्बन की यहाँ पे एक वैलेंसी है, बाकी हमें तीन बनानी है, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। यहाँ पे दो है, दो और बना देंगे। यहाँ पे दो है तो दो और बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक है तो तीन और बना देंगे। आई बात समझ में। नंबर ऑफ कार्बन देख लीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। चार कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो चार के लिए ब्यूट, तो ब्यूट एन। ठीक है, सीधे बोलेगा आपको ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाइए। कभी कभी पूछेगा ब्यूट टू एन कैसे, अभी बताते हैं ब्यूट टू इन वगैरह का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब इसका देखते हैं सी। अब जैसे ये 4 बन गए हैं, अगर 5 कार्बन दे देंगे, 6 कार्बन दे देंगे, इस तरह से आप 10 कार्बन तक बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब एल्केन का हो गया, अब हम इसमें बनाने जा रहे हैं एल्कीन का। ठीक है, दो चार एग्जांपल देंगे क्योंकि एल्कीन्स के वेरी करेंगे फिर। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे अगर हम सिंगल एल्कीन में अगर हम सिंगल कार्बन लेंगे तो डबल बॉन्ड हम बनाएंगे कहाँ, अगर एक सिंगल कार्बन लेंगे तो डबल बॉन्ड आप कहाँ बनाओगे। ठीक है, तो हम यहाँ से सिंगल बॉन्ड का कोई नहीं बनता है, इसका डबल बॉन्ड का बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था एल्कीन का, CnH2n, CnH2n। तो जरा देखिएगा यहाँ पे C2 रख दें अगर हम, तो n की वैल्यू कितनी, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, तो जरा देखते हैं, कार्बन कार्बन दो कार्बन हो गए। अब इसके बीच में हमें क्या करना है, एक दो तीन चार, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन। अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन की, इस वाले कार्बन की ये दो वैलेंसी ऑलरेडी थी, यहाँ पर इस कार्बन की दो वैलेंसी थी, 3 और 4 हमने पूरी कर दी। इस कार्बन की दो वैलेंसी थी और इसकी 3 और 4 वैलेंसी पूरी कर दी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH2, दो H है, डबल बॉन्ड CH2, यही बात हुई। दो कार्बन के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखने हैं एल्कीन, इन, तो लास्ट में सफिक्स क्या लगेगा, इन। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 1 और 2, दो कार्बन के लिए क्या लगेगा, एथ, एथीन। ठीक है, एथीन। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम कार्बन की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो 3 2 जा 6, H कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे एक कई इसका दो तीन तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, जरा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, कहीं पे भी यहाँ पे तो 1 2 3, यहाँ हमने डबल बॉन्ड कर दिया, ये 1 2 दो ऑलरेडी है। ठीक है, सिर्फ वैलेंसी को ध्यान देना।
2 ये थी, 3 4, ठीक। एच एच हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 4, कंप्लीट हो गए। इसकी 1 2 3, एक और चाहिए 4, इसकी 1 2 3 और एक ये थी 4, यानी वैलेंसी पूरी हो गई, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, यही चीज है ना। इस वाले पे कार्बन 3 है, सॉरी, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस पे 1 है, और इस पे कितने हैं, कितने हैं, 1 2, ठीक है, 2। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर से जिधर नंबरिंग डबल बॉन्ड पास में पड़ेगा उधर से नंबरिंग करोगे, 1 2 3, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 के लिए, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, PROP, प्रोप। और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, तो क्या लग जाएगा, सफिक्स इन, प्रोपीन, ठीक है। 4 कार्बन का भी आता है, अभी इसका रूल्स बताएंगे, इसके लिए मत परेशान होना, ठीक है। 4 का भी देख लीजिए, अगर आ जाता है तो इसमें C4 और इसकी वैल्यू 4 2 जा 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके आइसोमर बनने लगेंगे, आइसोमर क्या होते हैं अभी वो भी हम लिखवाते हैं, थोड़ा सा वेट करिए। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। इसका 1 है 2 3 4, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड इधर भी तो लग सकता है, ये डबल बॉन्ड इधर भी तो लग सकता है, यानी कि जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेगा लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा, तो उसकी नेमिंग भी डिफरेंट हो जाएगी, उसे हम आइसोमर बोलते हैं, अभी हम बताते हैं इसको। जब तक अभी देखते हैं, इधर से भी नंबर ही करेंगे, डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 1 2 नंबर पे पड़ रहा है, इधर से भी करते हैं तो 1 2 ही नंबर पे पड़ता, तो इधर से भी आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे नंबर हम पोजीशन मेंशन कर देंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट 2 नंबर पे है तो नंबर जरूर मेंशन करना है, ब्यूट टू इन, ब्यूटीन को ब्यूट टू इन, ठीक है। या फिर लिख सकते हैं टू ब्यूटीन, दोनों बात सही है, ब्यूट टू इन या ब्यूटीन, तो इस तरह करके और भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो अभी आइसोमर क्या होता है वो भी हम बताते हैं, तब तक हम पहले एल्काइन का एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद उसी के एल्काइन के भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अब एल्काइन का स्ट्रक्चर भी ऐसे नहीं बन सकता बेटा एक सिंगल से, तो कार्बन की वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, तो दूजा 4 होगा, लेकिन 4 के बाद फिर 2 माइनस हो जाएगा, तो C2H2 ही बचेगा, यानी 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन। देखते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, 2 कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर रख देते हैं, इधर भी रख दो, बॉन्ड बना के रख देते हैं, एक इधर रख देते हैं, तो एक ही एक वैलेंसी पूरी हुई है, 3 और चाहिए, 1 2 3, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना, 3 एक 40 की वैलेंसी पूरी हो गई, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए एल काइन, तो आइन लग जाएगा, वाई वाई एन ई, वाई एन ई, एल्काइन, ठीक है। इसी तरह से C3H कितना हो जाएगा, 3 3 रख दो, 3 2 जा 6, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 4 ही बचेगा, 1 2 3, 3 बॉन्ड ही हो गए, तो 3 के साथ एक हाइड्रोजन, 3 के साथ एक, तो इधर 1 2 3 और एक 4, इसकी वैलेंसी पूरी हुई, उनके पास हाइड्रोजन की कोई जरूरत नहीं है, और ये रहे आपके 3 हाइड्रोजन, ये एक ही 4 हाइड्रोजन हो गए, 3 कार्बन, तो कितना हो गया, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो 3 के लिए आइन, प्रोपाइन, ठीक है, ये प्रोपाइन हो गया, बात समझ रहे, 3 कार्बन के लिए। 4 के लिए भी कर लेते हैं, सारे टर्मिनल ही अभी लेंगे हम, बीच का नहीं उठाएंगे इस बार, 4 2 जा 8, 8 में से 2 माइनस करोगे बचेगा 6, ठीक है, 1 2 3 4, तीनों इधर ही रख देते हैं, एक ही हाइड्रोजन की जरूरत होगी, बीच में रख दो, बीच में भी रख सकते हैं, चलो टर्मिनल पे ही रखते हैं, ठीक है, दोनों का नाम बता देते हैं, चलो
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितने कार्बन की जरूरत है हाइड्रोजन की? 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे कितने की जरूरत है? 2 है, 2 और चाहिए, ठीक। यहाँ पे कितने की जरूरत है? 3 1 4 है वो कंप्लीट। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 चाहिए, तो कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 4 5 6, 6 हो गए। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि सेपरेट अलग से दिखे वो। उसी में का है, आइसोमर कहलाएगा ये, ठीक है। तो इनके पास कितने हैं? एक है, 3 चाहिए इनको, ठीक है। 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इनके पास 3 और 1 ये 4 है ही है, 3 1 4 है ही है इनके पास, और नहीं चाहिए इनको। 1 2 3 चाहिए, ठीक है। अब गिन लीजिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 इसमें कार्बन भी है और 6 हाइड्रोजन है। 4 इसमें भी कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। लेकिन इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होने की वजह से इनका नाम चेंज हो जाएगा। जरा देखते हैं, जिधर से दोनों तरफ से ही करोगे। इस वाले में तो देखो, अगर आप इधर से करते हो तो 1, जरा सा नंबर हम कलर चेंज कर लेते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। इधर से करोगे तो 1 2 3 और 4, 3 नंबर पे आपको मिलेगा। जिधर से 3 नंबर पे मिलेगा क्या? ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर हम इधर से करते हैं तो पहले ही नंबर पे मिल जा रहे हैं, तो हम प्रायोरिटी पहले नंबर वाले को देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे ही क्या है? ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। कितने कार्बन थे? सबसे पहले कार्बन गिन लीजिए। 4 कार्बन के लिए क्या आता है? ब्यूट हो जाएगा। ब्यूट कितने नंबर पे है? पहले पे ही है, तो फर्स्ट लिखिए ना लिखिए, 1 आइन लिखिए ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, केवल आइन लिख दीजिए, ब्यूटाइन, ठीक है। इसमें देखते हैं, इधर से करोगे 1 2, 2 नंबर पे मिल गया। इधर से भी करते हैं तो 1 2, दोनों नंबर दोनों तरफ से सेम है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे आ रहा है। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट है, लेकिन यहाँ 2 नंबर मेंशन करना जरूरी है कि ब्यूट टू आइन। आपसे बोल देगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूट टू आइन। ब्यूट से आप समझ जाओगे 4 कार्बन, 2 यानी कि सेकंड नंबर पर आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना होगा और वो आइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स थे, और आगे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। आइसोमर क्या होते हैं वो भी आप समझ लीजिए फटाफट, और कुछ और भी एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, अब देखिए बेटा, एल्किल ग्रुप क्या होते हैं। एल्किल ग्रुप क्या है? जैसे कि आपने देखा था अभी, एल्केन जितने भी थे, एल्केन यानी कि CH4 C2H6 C3H8 C4H10, यानी कि मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, ठीक है, ऑक्टेन नोनेन डेकेन, इस तरह करके जितने भी हैं सारे, ठीक है। जितने भी है वो सारे, उनमें से केवल एक एक हाइड्रोजन हटा दो। देखो यहाँ पे CH4 था, यहाँ पे CH3 हो गया। यहाँ C2H6 था, यहाँ C2H5 हो गया। यहाँ C3H8 था, यहाँ C3H7 हो गया। यानी एक एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद जो एथेन था वो, सॉरी, जो मेथेन था वो मेथिल बन गया, एथेन एथिल बन गया, प्रोपेन प्रोपिल बन गया, इसी तरह ब्यूटेन ब्यूटिल बन जाएगा, पेंटेन पेंटिल बन जाएगा, हेक्सेन हेक्सिल बन जाएगा, ठीक है, जितने भी होंगे। तो वहां पे एक डेफिनेशन लिखिए, एल्किल ग्रुप है क्या? एल्किल ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूविंग ऑफ अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द मॉलिक्यूल एल्केन। एल्केन मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन जब रिलीज कर दिया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एल्किल ग्रुप, ठीक है। उसमें सबसे लास्ट में मेथ के बाद इल, सब में इल आप लगाते चले जाओगे, ठीक है, इल लगाते चले जाओगे। फिर आता है ब्रांच हाइड्रोकार्बन। ब्रांच हाइड्रोकार्बन हैव अ ब्रांचेस ऑफ कार्बन एटम, हैव अ ब्रांचेस ऑफ कार्बन एटम, यानी कि यही इन्हीं की ब्रांच बन जाएगी। ब्रांच हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन थे CH3 CH2 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 CH3, यानी कार्बन की जो लंबी सी चेन बनती चली जा रही थी, ठीक है। ये 3 कहाँ से आया? अरे भैया, 3 कहाँ से आया? ये कार्बन की वैलेंसी थी ना। 2 कहाँ से आया? ये इसकी वैलेंसी थी ना। उसको हमने ओपन करके ना लिख के ऐसे लिख दिए हैं भैया, ठीक है। ये देखो, हो गया ना, वही ओपन करके स्ट्रक्चर बन गया ना, ठीक है। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5,
5 कार्बन के लिए पेंट, पेंट सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। ठीक है, अब इन्हीं में क्या होगा, कहीं से एक हाइड्रोजन हटे, ठीक है, एक हाइड्रोजन में फिर से हम इसको अंदर फॉर्म में लिख ले रहे हैं CH2, इसको पढ़ा देने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, यहाँ दो थे ना CH2 थे, एक को हटा करके यहाँ पे C लगा दिया, यहाँ पे कोई और CH3 लगा दिया, ठीक है, CH3 CH2, यहाँ पे दो ये हो गए, यहाँ पे एक दो तीन और एक ये चार, चार इसकी वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे कहीं से भी आप लॉन्गेस्ट चेन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यानी सीधी चेन में अगर यहाँ से लेते हो तो 1 2 3 4 4 ही चेन आएगी, लेकिन हमें लंबी चेन चाहिए। अभी मैं रूल लिखवाती हूँ, यूपीएससी का रूल भी लिखवाऊंगी, ठीक है। तो रूल क्या है, अभी केवल इतना ध्यान दो कि अगर जो सीधी लाइन से बाहर जा रहा है, बाहर कौन जा रहा है भाई साहब, बाहर ये जा रहे हैं, ठीक है, ये अलग से आ गए, एक सीधी लाइन थी उसके अंदर बीच में आ गए, कहीं से भी, कहीं से भी ये बीच में आ गए, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ये यहाँ से ये चाहेंगे तो ये बोलेंगे भैया हम एक और बढ़ा देते हैं अपना मेंबर, ठीक है, यहाँ 2 हो जाएगा, वहां CH3 हो जाएगा, ठीक। इस तरह करके ये जो अलग से लग जाएगा इसमें, ठीक है, मेन चेन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांच हाइड्रोकार्बन। एक एक की नेमिंग करके देख लेते हैं, दोनों की, जो मैंने दोनों फालतू बना दी है ना। चलो, बहुत गंदा हो रहा है बोर्ड, कोई बात नहीं, ऐसे ही तो कॉपियां भी गंदी होती है प्रैक्टिस करके, ठीक है। हैव अ ब्रांचेस ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम की ऐसी ब्रांचेस अटैच टू द चेन, जो चेन से अटैच हो जाए, चेन, या फिर यहाँ पे लिख दो अटैच टू अ मेन चेन, खुश, मेन चेन, जो भी मेन चेन होगी उससे एक अलग से आके अटैच हो जाए, तो इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एल्किल ग्रुप। क्यों बोल रहे हैं एल्किल ग्रुप, यहाँ पे देखो CH3, जो CH4 था वो CH3 बन गया है, तो ये हमारा, इसका नाम क्या है हमारा, जरा देखो CH3 का, मेथिल, क्या नाम है इसका, मेथिल, ठीक है, मेथिल नाम है कि नहीं नाम है, ठीक है। या बोले हम एल्किल ग्रुप अटैच हो चेन से, या फिर हम बोल सकते हैं एक कोई भी कार्बन, ब्रांच कार्बन आकर के अटैच हो जाए उस चेन से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूएंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, यानी मेन चेन में ये जो आकर के मेथिल लग गया है, ठीक है, मेथिल जो एल्किल ग्रुप लग गया है, ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। बात समझ में आई, आ रही है ना। तो इसका नाम अलग से हम करेंगे, इसकी नेमिंग करेंगे, और ये क्या है, ब्रांच हाइड्रोकार्बन। अभी हम रूल लिखवाते हैं, फिलहाल देखते हैं 1 2 3, 1 2 3 दोनों तरफ से सेम आ रहा है, चाहे इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 नंबर पे, किस नंबर पे लगा है, हमें पोजीशन भी मेंशन करनी होती है, 3 नंबर पे कौन लगा हुआ है, 3 नंबर पे ये लगा है मेथिल, तो हम लिख देंगे क्या, 3 मेथिल, मेथिल कितने कार्बन है, 5, तो पेंट, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन। जब ये नहीं लगा था तो इसका नाम था पेंटेन, सीधा सीधा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया तो 3 मेथिल पेंटेन। बात समझ में आ गई, आई कि नहीं आई समझ में बात। तो अब हम इसके रूल्स जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके कुछ एग्जांपल लगा लेते हैं, फिर आ जाएंगे फंक्शनल ग्रुप पे, फटाफट जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं। क्या क्या रूल्स हैं, जो जो बताते हैं वही चीजें हैं। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम कहेंगे मेन चेन, ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम क्या बोलेंगे, मेन चेन, ओके। सबसे पहले ये सेलेक्ट करनी है, ठीक। फिर हमें नंबरिंग किधर से करनी है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन उसकी नंबरिंग किधर से करनी है, इस साइड से या उस साइड से, ठीक है। तो गिव नंबर टू द मेन चेन, मेन चेन की नंबरिंग हम उधर तरफ से करेंगे, इन सच अ वे दैट द सब्स्टिट्यूएंट, वही जो आपका एल्किल ग्रुप था, सब्स्टिट्यूएंट रिसीव स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको उधर से छोटा नंबर मिलेगा, ठीक है। देन फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी जो एल्किल ग्रुप रहेगा सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, यानी पहले आप क्या लिखोगे, पोजीशन, पोजीशन मेंशन करोगे, उसके बाद क्या मेंशन करोगे, उसके बाद क्या मेंशन करोगे, फर्स्ट नंबर पे पोजीशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट, फिर सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या मेंशन करोगे, मेन चेन, ठीक है, मेन चेन, और फिर उसके बाद सफिक्स जो भी लगना होगा, ठीक है। जरा देखते हैं इसको। तो इस वाले में देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4,
तो इधर से किधर से भी नंबर करो, 4 कार्बन है। इसका फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 3 2 5 6 7 8 9 10, तो H10, ठीक है। इसमें देखते हैं 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका आईपीएसी नाम हो गया ब्यूटेन, ठीक। फिर इधर देखते हैं नंबरिंग, इधर से करोगे 1 2 3 या फिर 1 2 3 1 2 3 करोगे तो भी एक CH3 सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, या फिर आप प्रायोरिटी दे देंगे स्ट्रेट चेन को। इधर से भी करोगे सब्स्टिट्यूएंट सेम नंबर पे मिलेगा, ठीक है। 1 2 3, तो ये वाला मिल गया, ठीक है। तो 2 नंबर पे क्या है आपका, 2 नंबर पे है मेथिल। 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट है CH3 वाला, मेथिल नाम है ना इसका, मेथिल, क्या नाम है इसका, मेथिल। तो इसका नाम लिखेंगे 2 नंबर पे, तो पहले पोजीशन मेंशन करेंगे, 2 2 क्या है, मेथिल, 2 मेथिल, 1 2 3। स्ट्रेट चेन में कितनी है, कितने कार्बन है सीधी वाली चेन में, 3 कार्बन है, तो प्रो और एन। आप मेन चेन में इसको नहीं लेंगे, ठीक है। 3 कार्बन ये है तो प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। इसका फॉर्मूला जरा बनाओ, कितना बन रहा है, पूरे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने, 3 3 6, 3 9 और 1 10, H10। अब यहाँ पे देखो इसका फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला चेन सेम है, बट इनके नाम देखो बच्चा, नाम देखो डिफरेंट है। यहाँ ब्यूटेन, यहाँ 2 मेथिल प्रोपेन। तो फॉर्म जिनका फॉर्मूला सेम हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चर मॉलिकुलर, ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंट है, और इनका नाम भी डिफरेंट है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हैशटैग करके लिखिएगा, इन्हीं को बोलते हैं हम आइसोमर। क्या बोलते हैं, आइसोमर। कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर में देखने में डिफरेंट है, लेकिन इनके C4H10 दोनों के सेम है। एंड देन देयर नेम विल बी ऑल्सो डिफरेंट, लेकिन उसके स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से इनका नाम भी अलग हो गया, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। यही आपके एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं इधर से नंबरिंग किधर से करोगे, जरा बताना मुझे, नंबरिंग किधर से करोगे आप। अगर इधर से करते हो 1 2 3, 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, लेकिन इधर से करते हो तो 1 2, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने अभी बताया ना, स्मॉलेस्ट जहां पे नंबर मिले, तो 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या मिल रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल। 2 मेथिल कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, मेन चेन में, सीधी सीधी वाली चेन में, जहां पे अपनी मेन चेन थी उसमें 4 कार्बन, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन, ठीक है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, इधर नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3, इधर 1 2 2 पे मिल गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, एक 3 पे भी मिल रहा है, तो 2 मेथिल 3 मेथिल इस तरह नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 3 डाई मेथिल। 2 मेथिल एक साथ मिल रहे हैं, इसलिए डाई मेथिल, डाई मेथिल क्या, 5 कार्बन है तो पेंट एन, पेंटेन, ठीक है। बात समझ गए, इतना करते हैं। एक एग्जांपल और देख लो बच्चा, केवल सेम इसी से रिलेटेड है। अगर यहाँ पे C2H5 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाता, रफली देख लो, ठीक है, CH3 यहाँ पे है, CH2 1 2 3 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एथिल आ गया, तो किस नंबर पे, मान लो एक पे मेथिल आ रहा है, एक पे एथिल आ रहा है, यहाँ पे CH3 हो गया, ठीक। तो क्या नंबरिंग दोगे, मेथिल का M और एथिल का E, तो यहाँ अल्फाबेटिकली आप नेमिंग करोगे। अल्फाबेट में ये क्या पहले आता है, E, तो जिधर से E वाला पहले मिलेगा उधर नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4, ठीक है। 4 मिला तो 2 पे क्या हो जाएगा, 2 एथिल, ठीक है, 2 एथिल, देन 3 मेथिल, कॉमा लगाएंगे, 3 मेथिल, मेथिल, ठीक है, 3 पे मेथिल है, 2 पे एथिल है, 2 एथिल 3 मेथिल, आता है 4 कार्बन के लिए ब्यूट एन, ठीक है। अगर अगर ये तो इसके लिए हो गया, एक दूसरा कंपाउंड भी बना लेना, यहाँ पे अगर हो जाए CH2 और CH3,
तब नंबरिंग क्या इधर से होगी, ई वाले की तरफ से नहीं, तब इधर से नंबरिंग ना हो करके बच्चे इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, क्योंकि अब इधर सब्स्टिट्यूएंट पास पढ़ रहा, उधर से दोनों सेम नंबर पे पढ़ रहा था। तो यहाँ पे अब नंबरिंग तो इधर से हो गई, लेकिन नेम तब भी हम इसका पहले लिखेंगे। क्या लिख देंगे, 3 एथिल, ठीक है, 3 एथिल कॉमा 2 मेथिल, 2 मेथिल। अब कितने कार्बन की चेन हो गई, 5, तो पेंट एन। बात समझ में आ गई, ठीक है। कंटिन्यू करते चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। आते हैं फंक्शनल ग्रुप, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिएगा बेटा, सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही टेबल में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टेबल को बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा, इनके एग्जांपल्स को हम एक दो एग्जांपल करके बताएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा जरूरत लगे तो बता दीजिएगा, तो हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक। प्रैक्टिस तो वैसे करवाएंगे एक क्वेश्चन में। अगर देखिए पहला वाला है एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन, यानी कि ये अगर आर है, ये आर आपका जहां जहां भी आर लिखा है बेटा वो क्या है, एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप, ठीक है, एल्किल ग्रुप होगा, ठीक। उसके साथ यहाँ पे एक्स लगा हुआ है, ये जो एक्स है यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी हेलोजन हो सकता है, ठीक है। प्रीफिक्स हेलोजन फैमिली पता है ना, 17 ग्रुप होती है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। फ्लोरीन फैमिली को बोलते हैं हेलोजन फैमिली। अब इसमें केवल एक ऐसा ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें प्रीफिक्स लगेगा जो पहले लगता है, ठीक है। जैसे कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन पहले, क्लोरीन होने की वजह से क्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लोरीन होगा तो फ्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आइडो, इस तरह से। क्लोरो क्या होगा, मीथेन, मीथेन सारे सिंगल बॉन्डेड है। यहाँ पे क्या है 1 2, दो के लिए एथ, तो क्या लगा हुआ है यहाँ पे ब्रोमीन, तो क्या हो जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो दो कार्बन के लिए एथ, एथ एन। बात समझ में आई, तुरंत समझते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए, सेकंड है आपका बेटा, देखिएगा अल्कोहल, ठीक है। जहाँ पे अल्कोहल में OH लगा मिल जाए, आपको एल्किल के साथ OH लगा हुआ मिल जाए, जैसे कि एग्जांपल में दिया है, तो आप सफिक्स बाद में ऑल लगाना, बाद में लगेगा। जैसे एक कार्बन के लिए मेथ, तो हो जाएगा मेथिल, इल CH3 है मेथिल, और ये क्या है अल्कोहल, ठीक है, मेथिल अल्कोहल, ठीक है। दो कार्बन के लिए C2H5 है, दो कार्बन के लिए एथिल, तो एथिल अल्कोहल, ठीक। नेक्स्ट थर्ड आता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप में लास्ट में CHO लगा होगा, या फिर कुछ इस तरह से दिया हो C डबल बॉन्ड OH, तो सफिक्स क्या लगाओगे अल, क्या लगाओगे अल। जैसे कि देखो यहाँ पे CHO है और इस तरह से भी दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए मेथ एन, मेथेन होता है ना, एन अल, मेथेनल। तो एक यहाँ पे ध्यान दो, ये ए और ई दोनों वॉवेल है, दोनों वॉवेल एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ पे ये नहीं लगेगा, ई हट जाएगा, तो एक साथ इनको लिखोगे तो क्या हो जाएगा मेथेनल, ठीक है। और C2H5 इसी तरह से एथ एनल, एथेनल, ठीक है। अल सफिक्स क्या यूज हुआ है अल, एल्कोहल में, एल्कोहल में ओएल, ओएल, और सफिक्स एल्डिहाइड में अल, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट कीटोन, कीटोन में क्या होगा RCO, COR, यानी इधर भी R इधर भी R, बीच में केवल C डबल बॉन्ड O, इधर भी एल्किल ग्रुप होना चाहिए उधर भी एल्किल ग्रुप होना चाहिए, डजंट मैटर दोनों तरफ सेम होता है या इधर R डैश होता है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे केवल CH3 हो सकता है या फिर बड़ी चेन भी हो सकती है, चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है, हमें इससे मतलब है, ठीक। सफिक्स क्या होगा ओन, इसको वन नहीं पढ़ोगे बेटा, ओन पढ़ोगे, ठीक है। तो इधर कितने कार्बन है 1 2 3, 3 के लिए है तो क्या हो जाएगा, 3 के लिए प्रोप, प्रोप PROP, प्रोप एन होता है ना बच्चे, एन, तो ई नहीं लगाएंगे, ठीक है, प्रोपेनोन, ठीक है। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि दो तरह के दोनों वोवेल एक साथ नहीं हो सकते, जो कि सफिक्स और मेन चेन के होते हैं, ठीक है। आर चाहे तो अपना हिंदी में अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप चाहें उसको नोट डाउन कर सकते हैं। RC डबल बॉन्ड O, जैसे ये आएगा तो आप बता दोगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, ये C, देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ भी है C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी है, यहाँ C डबल बॉन्ड O यहाँ पे भी है, फर्क क्या है, इधर एक तरफ एल्किल है, इधर H है, इधर दोनों तरफ एल्किल है, इधर एक तरफ OH ग्रुप भी लगा हुआ है,
तो सफिक्स क्या हो जाएगा इसका, ओइक एसिड, और ओइक और एसिड के बीच में स्पेस होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे 1 2 दो कार्बन के लिए, तो एथ एन ओइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड, तो ई फिर से यहाँ पे नहीं लगेगा, उसको इसके साथ में जोड़ देंगे, एथेनोइक एसिड। अब आज देखते हैं एस्टर। नेक्स्ट है आपका एस्टर, आर ओ आर, बहुत अच्छे से इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए फंक्शन की, आर ओ आर, यानी यहाँ सी नहीं है, एक तरफ एल्किल ग्रुप है, दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका नाम है ईथर। क्या नाम है, ईथर। ईथर का होता है एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी जो स्मॉलेस्ट वाला होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट। अगर दोनों तरफ सेम है तो कोई बात नहीं, किधर को भी एल्कोक्सी दे दीजिए, किधर को भी एल्केन दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे स्मॉलेस्ट छोटा वाला पार्ट, इन दोनों में छोटा कौन है, ये वाला, तो ये हो जाएगा ऑक्सी। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ऑक्सी। ठीक है, और एल्केन ये वाला ग्रुप हो जाएगा, तो इधर से मेथ मेथ ऑक्सी, मेथ लगा हुआ है ना एक कार्बन के लिए, मेथ ऑक्सी, और ये क्या है, ये क्या है, दो कार्बन के लिए एथेन। ठीक है, मेथॉक्सी एथेन। तो यहाँ पे देखिएगा एस्टर, एस्टर बहुत आराम से, चाहे इसका जो स्पीड होती है उसको स्लो करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आर, अगर यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे देखो आर के साथ में एक और डबल बॉन्ड ओ तो है ही है सी के साथ, और एक और ओ के साथ भी एक है। ठीक है, यानी दो ओ है यहाँ पे, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर, तो ये क्या है, एस्टर है। क्या है ये, एस्टर है। एस्टर का नाम क्या होगा आपका, एल्किल, सॉरी एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट। अब ये कैसे पता करेंगे, उसमें तो छोटा वाला था, क्या मैम इसमें भी छोटा वाला होगा, इसमें तो भैया दोनों तरफ सेम भी है, इसमें भी सेम आएगा, तो उधर चाहे जिसको नंबर दीजिए, लेकिन यहाँ पे देखिएगा दोनों तरफ मेथिल है, लेकिन एक तरफ क्या है, ओ प्रेजेंट है, ओ, इधर प्योरिटी देखिए, ओ प्रेजेंट है, और एक तरफ केवल कार्बन, यानी जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो कार्बन से जुड़ा हुआ है उसका आप नाम दोगे O8, O8, O8। ठीक है, ये वाला नाम O8, O8, और जो उधर O से जुड़ा हुआ है उसका नाम दोगे एल्किल, एल्किल। जैसे कि मेथिल है तो एक कार्बन के लिए तो मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल मेथेनोएट, राइट, मेथिल मेथेनोएट। बात समझ में आई, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा जरूर। ठीक है, इतना ले लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बैक करके भी देख सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा, यूपीएससी का नेमिंग खत्म हो गया है, कुछ होमोलॉगस सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, बहुत इजी है, छोटी सी बात है, जिसमें सिमिलर होगा आपका स्ट्रक्चर, सिमिलर होगा जितनी भी सीरीज दी होगी। ठीक है, पूरा लाइन से जो भी दिया होगा उसमें स्ट्रक्चर सेम होगा, उसका जनरल फॉर्मूला सेम होगा, उसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, यानी सिमिलर स्ट्रक्चर, जनरल फॉर्मूला और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो जाएंगी। कैसे, जैसे भाई जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना वो, भाई छोटा तो छोटा ही दिखेगा, बड़ा वाला तो बड़ा दिखेगा ना, फिजिकल जो ऊपर से दिखता है, केमिकली तो जो प्रॉपर्टी होगी वो सब कुछ सेम होगा। ठीक है, जैसे कि एवरी टू सक्सेसिव नंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज, उसमें जो डिफरेंस आएगा, यानी जो आगे बढ़ती जाएगी सीरीज, उनमें डिफरेंस किसका आएगा, CH2 का डिफरेंस, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस आएगा। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर जनरल फॉर्मूला, इनके जनरल फॉर्मूला पे रिप्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने एक का बता दिया है CnH2n+2। ठीक है, इसमें भी आप ऐड करते जा रहे थे, एक कार्बन बढ़ रहा था तो दो हाइड्रोजन बढ़ जा रहे थे। ठीक है, फिर बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। जो होमोलॉगस सीरीज की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज करेगा, बढ़ता जाएगा, इसके साथ साथ जैसे 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 उसका मॉलिक्यूलर मास, यानी कि भाई जितना बड़ा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट लगेगा उसको मेल्ट करने में, जितना छोटा मॉलिक्यूल उतना कम लगेगा। तो जैसे जैसे उसका मास, मॉलिक्यूलर मास बड़ा होगा, वैसे 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 इस होमोलॉगस सीरीज का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपने एल्केन देखा CnH2n+2, तो यहाँ पे देखो एक कार्बन बढ़ रहा है, फिर उसके साथ चार हाइड्रोजन था, यहाँ पे 6 हो गया, यानी दो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, यानी एक कार्बन और दो हाइड्रोजन बढ़ता जा रहा है ये सीरीज में।
अभी अभी आप कर भी चुके हो, ठीक है। इसी तरह से ये वाला देख लीजिए, C2H4, C3H6, C4H10, यहाँ पे 4 है, 4 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 10 आ गया, ठीक है। यानी दो दो H का डिफरेंस है, एक एक कार्बन का डिफरेंस है। इसी तरह एल्किन, क्या मैम एल्केन एल्किन एल्काइन के लिए है? नहीं भाई, केवल एल्केन एल्केन एल्काइन के लिए नहीं है, ये भी समझ लीजिए। जैसे से मान लीजिए कोई अल्कोहल ही ले लीजिए, CH3OH हो सकता है, CH3CH2OH हो सकता है, ठीक है। यानी कि CH3CH2CH2OH हो सकता है। ये बढ़ता चला जा रहा है प्रॉपर्टी सब OH 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 सारी, मतलब सेम फॉर्मूला, एक ही सीरीज का एक ही सेम रहेगा। जैसे कोई हाइड्रोजन ले लीजिए तो CH3 एक कार्बन के लिए Cl लग जाएगा, ठीक है। C2H5 के बाद Cl लग जाएगा, C3H7 के बाद Cl लग जाएगा, यानी कि ये सीरीज सेम चलनी चाहिए, इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। अब हम आगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेटा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ठीक है। पहली बात करते हैं हम कंबक्शन। कंबक्शन का मतलब होता है जलना किसी भी चीज का। तो यहाँ पे फुल ऑक्सीजन की, यानी कि एयर के प्रेजेंस में बर्न होगा, क्या है ये एयर, ठीक है, क्या होगा बर्न होगा, ठीक है, बर्न बर्न होगा। क्या क्या मिलेगा, ये बात याद रखने वाली है कि कंबक्शन में निकलता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में लाइट और हीट। जैसे कि CH4 यानी कि मेथेन, मेथेन एक फ्यूल है, ठीक है। मेथेन का यूज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसको बर्न कराया है, बर्न कराने के बाद में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट और हीट निकल आती है। यानी आग जलती है, आग आग के बाद हीट भी निकलती है, और भाई जैसे बात है लाइट होगी बहुत चिंगारी जैसा निकलेगी, हीट भी प्रोड्यूस होगी, और वाटर बन जाता है, वाटर भी बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें बेटा सैचुरेटेड, दो तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, एक होता है आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अगर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि अगर ब्लू कलर की फ्लेम निकली है हीट और लाइट के साथ, ब्लू कलर की फ्लेम निकली है हीट और लाइट के साथ, तो वो कंपाउंड वो कैसा हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ठीक है। या फिर येलो कलर की फ्लेम निकली है तो सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। तो जब येलो कलर, जैसे आजकल ठंड चल रही है ना, तो ठंड में लोग लकड़ियां जलाते हैं, ठीक है। तो जब लकड़ी जलाते हैं, मतलब हाथ वगैरह सेकने के लिए, गाँवों में जलता है अभी भी, तो मेरे घर में भी जलता है। तो अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड की, ठीक है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, तो यहाँ पे येलो कलर की जो फ्लेम आएगी, येलो के साथ में, येलो फ्लेम के साथ में हीट, हीट और लाइट आएगी, ठीक है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। और अगर ब्लू कलर की निकले, जैसे कि आपकी जो स्प्रिट लैंप वगैरह होती हैं, उसमें अगर आप लैब वगैरह में देखें तो ब्लू कलर की जो फ्लेम दिख जाए तो आप समझ जाइए वो सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में मैंने बताया था डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, और सैचुरेटेड में केवल सिंगल बॉन्ड आते हैं, ठीक है, याद रखना। ब्लू फ्लेम के साथ में हीट और लाइट आएगी, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन। एडिशन में अनसैचुरेटेड, एडिशन रिएक्शन होती क्या है, कुछ ऐड होता है, यानी कुछ तो ऐड होगा जिसकी वजह से अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐड में क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन ऐड होगा, किसकी प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, निकेल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड ऐड added the hydrogen in the presence of nickel and it form a saturated compound। देख सकते हो आप, यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे, इनमें से हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये टूटा, एक प्लस में एक माइनस में, और एक इसके साथ लग गया और एक इसके साथ लग गया, ठीक है, ये टूट करके इसी तरह से ये एक बन गया। और दोबारा में देखिएगा, पहले तो टूटेगा तो फिर एक एल्किन बना है, अब ये सैचुरेटेड नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी अनसैचुरेटेड है, फिर इसके बाद फर्दर रिएक्शन कराइए तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है। याद रखना एडिशन रिएक्शन में N2 H2 और निकेल की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, ठीक है। फिर आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी किसी की को हटा करके किसी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटा देंगे, इससे इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और एक क्लोरीन को ऐड कर देंगे, ठीक है, Cl2, सब जगह Cl2 होगा, ठीक। हाँ,
तो एक यहाँ पे 2 Cl था, एक तो यहाँ पे आके लग गया और एक इस वाले H को लेकर के, जैसे कि इसको हम कुछ इस तरह लिख दें CH3 और एक उस ऊपर H लगा दें, और इस Cl2 को हम कुछ इस तरह से लिख दें Cl। तो एक H क्या किया, एक क्लोरीन इसके साथ आकर के बाइंड हो गया, और ये जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो इस हाइड्रोजन ने इस वाले क्लोरीन के साथ बाइंड कर लिया, तो क्या बन गया CH3Cl, एक ये बन गया और दूसरा HCl, ये देख रहे हो ना HCl। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में, जहाँ पे आपको यूवी रेडिएशन मिल रहा है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए CH3Cl था, फिर यही सेम चीज लिया हमने, ये मैंने कॉमा कॉमा का मतलब वही था, Cl2 प्लस यूवी लाइट, ठीक है, की प्रेजेंस में हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से एक हाइड्रोजन हटा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा और HCl निकल गया, ठीक है, एक Cl के साथ, और यहाँ पे CH2Cl2 हो गया। फिर यहाँ पे दोबारा एक बार और रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फिर वही सेम चीज हुआ, CH Cl3, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, एक और Cl लग गया, यहाँ 2 Cl थे, अब 3 Cl हो गए, यहाँ CH2 था, यहाँ CH बचा केवल, साथ में एक HCl रिमूव हो गया। फिर आगे फर्दर रिएक्शन हुई, तो फिर से सेम काम हुआ, अभी एक हाइड्रोजन और है, अभी और रिएक्शन हो सकती है। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन ये जो बचा था ये भी चला गया, अब CH3 था, सॉरी Cl3 था, तो अब यहाँ Cl4 हो गया और केवल ये बचा, तो ये इसका नाम जरा लिख लीजिएगा, पूछा जाता है CH Cl3 क्या है आपका, CH Cl3 है क्लोरोफॉर्म। कहते हैं ना सूंघना नहीं, नहीं तुम बेहोश हो जाओगे, लैब में कभी क्लोरोफॉर्म को सूंघने मत बैठना। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 4 है, 4 क्लोरीन है, कार्बन 1 है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, कार्बन 4 है तो टेट्रा और क्लोराइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सो पढ़ लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी है एथेनॉल और एथेनोइक एसिड की, वो पढ़ लेते हैं, एक ही बार में मैं लिखूंगी पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा इन चीजों को। देखिएगा बेटा, हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल, प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, यानी CH3CH2OH भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीधा प्रॉपर्टीज पूछ लेगा, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, एथेनॉल के यूजेस पूछ सकता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन दे देगा उसमें से वो पूछ लेगा, डीनेचुरेशन कैसे करते हैं ये पूछ लेगा, यानी एक ही टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने एक ही शीट पे आपको दे दिया है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, पहली चीज ये हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। ठीक है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78 होता है, यानी हमारा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, लेकिन इसका 100 डिग्री से बिलो होता है। इसकी स्मेल प्लीजेंट होती है, ठीक है, तीखी सी स्मेल होती है, थोड़ी सी अजीब सी, देहारी अल्कोहल तो बहुत सुना होगा तुमने। ठीक है, कलरलेस होता है, आप कहोगे कि बहुत सारे तो जो मार्केट में मिलते हैं कलरफुल मिलते हैं, भैया वो अल्कोहल नहीं है। ठीक है, वो पीने वाले जो मिलते हैं आपको ड्रिंक या अलग अलग ठेके मिलते हैं, वो आपके अल्कोहल नहीं है, उसमें थोड़ा अमाउंट में ये डाला जाता है बस। ठीक है, बर्निंग और टेस्ट की टेस्ट कैसा होता है, एकदम बर्निंग जैसा करता है, अगर स्मेल कर लो तो ये गला वगैरह जलने लगता है, बड़े आराम से पी लेते हो तुम लोग हैं। सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में मिला दीजिए, देखा होगा आपने, लोग बनाते हैं अपना ड्रिंक करने के लिए, तो कुछ लोग थोड़े से उसमें अल्कोहल में ढेर सारा वाटर डाल देते हैं, या फिर इक्वल अमाउंट में डालते हैं, जैसे भी डालते हैं, लेकिन वो घुल जाता है। इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट की तरह काम करता है। अब हम लैब में हर तरह से सॉल्वेंट की तरह, अगर एसिटिक एसिड नहीं होता है, एसिटेट नहीं होता है, तो हम एज अ सॉल्वेंट इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, तो रिएक्शन विद सोडियम, ये सोडियम के साथ रिएक्शन करके, ये बात याद रखने वाली है कि सोडियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्या निकालता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ठीक है, गिव हाइड्रोजन गैस, तो इन्हीं देख सकते हो, एथिल अल्कोहल है, 2 कार्बन एथिल, और ये OH लगा तो एथिल अल्कोहल, रिएक्ट विद सोडियम। ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्ट कर दीजिए, बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन, 2 2 4, उधर भी बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, 2, और इस तरह से करके इधर वाली बैलेंस कर लीजिएगा, पहले अभी पढ़ लेते हैं, समय कम है हमारे पास। ठीक, तो ये बना देगा, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से एक H निकल गया है, ठीक है, जिसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है, इसकी वजह से एक Na यहाँ पे आ जाएगा, और जो Na आएगा वो प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज,
तो ये है सोडियम एथॉक्साइड बना दिया, ऑक्साइड आयन। ठीक है, ये भी बेसिक इन नेचर होता है, जो कि हमें सोप स्टार्टिंग में सोप इसी से बनता है, अभी पढ़ेंगे इसमें सैपोनिफिकेशन में। फिर बात आती है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ अभी अभी पीछे अभी जस्ट पढ़ के आए हो कंबक्शन। ठीक है, कंबक्शन अभी जस्ट पढ़ा है कि ऑक्सीजन यानी एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट आती है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें इसे अल्कोहल रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड हीट, हीट का सिंबल ये होता है, और अनसैचुरेटेड एल्कीन बना देगा और साथ में वाटर रिलीज कर देगा। यूजर्स बात करें अल्कोहल की, तो यूजर्स क्या होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक में यूज किया जाता है, थोड़ा अमाउंट में डालते हैं जितना उसको जरूरत है। एज अ एंटीसेप्टिक मेडिसिन में यूज होता है, यानी कि जैसे आप बिटाडीन वगैरह यूज करते हो तो उसमें उसके साथ आयोडीन के साथ मिला करके ये एक मेडिसिन का काम करता है जिससे घाव भर जाते हैं। ठीक है, जो भी अगर इंजरी हो गई है तो। और यूजर्स इन फ्यूल, फ्यूल एडिटिव की तरह यूज करते हैं। देखा होगा जब पेट्रोल भराने जाओ तो कुछ एक पाउच में छोटा सा दे देते हैं ना कि एथेनॉल डाल दीजिए, बताते हैं इससे एवरेज बड़ा अच्छा आता है। मैंने तो कभी यूज नहीं किया, बाकी आप लोग बताइएगा क्या आपने यूज किया है तो कमेंट करिएगा कि अच्छा एवरेज मिलता है। ठीक है, यूज एज अ गुड सॉल्वेंट, तो प्रॉपर्टी बता रही थी इसकी। एंड यूज इन अ कफ, कफ सिरप, यानी कि जो भी आप खांसी की दवाइयां आप यूज करते हो, आपने देखा होगा जितने भी कफ सिरप उनको खाने के पीने के बाद में बहुत अच्छी से नींद आती है ना, उन्हें नशा होता है, इसीलिए बहुत ज्यादा कफ सिरप है, लोग कभी कभी नशे की तरह यूज करते हैं। वैसे एक बहुत गलत चीज है ये, जो खाने के लिए बनी है वो उसके अकॉर्डिंग खाना चाहिए एज अ मेडिसिन। फिर आता है डीनेचुरेशन ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का डीनेचुरेशन कैसे करते हैं, यानी कि हम एथेनॉल आप उठा के पी ना लो, खा, ठीक है, पता चला हम यूज करने के लिए लैब में पता चला कोई बैठ के पी लिया है, कुछ भी कर लिया, तो उसको हम डीनेचुरेट करते हैं, जो कि उसके कंडीशन को चेंज करते हैं। इसमें हम कुछ जैसे कि कॉपर सल्फाइड के कुछ अमाउंट डाल देते हैं या फिर एथेनॉल डाल देते हैं, CH3OH डालने के बाद इसको हम बना देते हैं। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ वी डीनेचुरेट द एथेनॉल, देन यू विल से दैट CuSO4 OR और CH3OH यानी कि मेथेनॉल ऐड करके उसको हम डीनेचुरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से एथेनॉल इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। या फिर वो बोल देगा CuSO4 या मेथेनॉल मिलाने के बाद में मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे ये पीने लायक नहीं रह जाता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन थे, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट कर लेते हैं फटाक से एथेनोइक एसिड के भी। अब बेटा नेक्स्ट टाइम ये भी देखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक जरा देखिएगा, 1 2 ओइक एसिड है, 2 के लिए, इसलिए एथेनोइक एसिड। ठीक है, इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं और ये विनेगर की तरह स्मेल करते हैं, इसलिए इसको विनेगर भी बोलते हैं इसी के फॉर्मूले को। ठीक है, इट इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसे कि हमारा वाटर का होता है। सॉर इन टेस्ट, खट्टा होता है, इसलिए सिरका वगैरह की तरह यूज, सिरका जो है, सिरका ही कहते हैं इसको हिंदी में, क्या कहते हैं आपके पिकल्स वगैरह अचार में यूज होता है। कलरलेस लिक्विड होता है, सॉल्युबल हो जाता है वाटर में इजीली। ठीक है, एथेनोइक एसिड फ्रॉम एथेनॉल, अगर आपसे पूछा जाता है हाउ यू प्रिपेयर एथेनोइक एसिड फ्रॉम एथेनॉल, क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, हाउ यू प्रिपेयर एथेनोइक एसिड फ्रॉम एथेनॉल, देन क्या करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेजेंस में, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ये आपको एथेनोइक एसिड मिल जाएगा, एथेनॉल से रिड्यूस हो जाएगा ना, वहां से ये निकल जाएगा और एक O आकर के जुड़ जाएगा, COH बन जाएगा, H2 निकल जाएगा। ठीक है, तो CH3 CH2OH और रिएक्ट होगा, चाहे आप पोटेशियम परमैंगनेट लीजिए या चाहे डाइक्रोमेट लीजिए, और H2 निकल जाएगा, O आकर के बाइंड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका एथेनोइक एसिड। ठीक, फिर आती है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिक प्रॉपर्टी में बात करते हैं, अगर ये एसिडिक नेचर में है और सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर H2 गैस देगा। ठीक है, और साथ में सोडियम एथेनोएट दे देगा, यानी कि सोडियम एथेनोएट के आयंस दे देगा। ठीक है, फिर बात करते हैं वीक एसिड, अगर इसको हम एज अ वीक एसिड लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस, जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी हमारा स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस
वाटर, यानी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो इसी तरह से अगर बात करते हैं, इसकी हम रिएक्शन करा दें सोडियम Na CA3 के साथ, ठीक है, CH3COH की रिएक्शन करा दें तो आपको फिर से वही आयन मिल जाएंगे, सॉल्ट मिल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी और साथ में वाटर मिल जाएगा। रिएक्शन विद एथेनॉल, एथेनॉल की बात करते हैं कि एथेनॉल के साथ रिएक्ट करा दें, जैसे कि एक एथेनॉल है और साथ में इन दोनों को रिएक्ट करा दें एथेनोइक एसिड को, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो एस्टर बना देगा। जरा एस्टर, तो हमने कहा था O की तरफ वाला जो होगा, अभी जो पीछे आई पे पढ़े थे, तो उसको बोलते हैं एथिल, ठीक है, यानी कि इल, एल्किल बोलेंगे तो 2 कार्बन है इसलिए एथिल, और जो इसके बगल में कार्बन के बगल में OH, ठीक है, तो एथिल एथेनोएट ना, एथिल मेथेनोएट होगा ये बेटा, एथिल मेथेनोएट, ठीक है, मेथेनोएट, क्योंकि एक कार्बन है ना यहाँ पे इसीलिए, और साथ में वाटर निकल जाएगा। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन में बात करते हैं, यहीं से ये जो सॉल्ट बन रहा है बेटा, इसी में जो मैंने अभी पीछे भी बोला था आपसे कि इस तरह का सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, तो सॉल्ट ये जो बन रहा है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, इसी के थ्रू यही आप लेते हो तो फिर बेस के थ्रू जब आप बेस मिलाते हो तो सोप बनता है, ठीक है, सोप जो आप यूज करते हो घर में, इसलिए इसका नाम है सेपोनिफिकेशन। अब बात करते हैं यूज ऑफ एथेनॉल, एथेनॉल का यूज, सॉरी, एथेनोइक एसिड का क्या यूजेस होता है, तो एस्टर और विनेगर के मैन्युफैक्चर में यूज होता है, एक सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं इसको, जैसे प्रोडक्शन ऑफ कैम्फर यानी कपूर के प्रोडक्शन में एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। विनेगर हैज अ सो रिड्यूस हाई कंसंट्रेशन टू ब्लड प्रेशर के, यानी कि ब्लड में जो शुगर बढ़ जाता है उसको रिड्यूस करने का भी काम करता है कौन, विनेगर, ठीक है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाह रही थी कि इसको जब आप फ्रीज करते हो तो ये ग्लेशियर की बर्फ की तरह जम जाता है, तो इसलिए इसको ग्लेशियर एसिटिक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक। लास्ट हमारा टॉपिक बचा है सिर्फ एक स्लाइड का, सोप एंड डिटर्जेंट का, वो भी आप कंप्लीट कर लीजिए। अब लास्ट आपका टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, सोप एंड डिटर्जेंट। अगर हम सोप की बात करें तो सोप क्या होता है बेटा, एक लॉन्ग फैटी एसिड की चेन होती है, ठीक है, बहुत लंबी चेन होती है, जिसमें सोडियम और पोटेशियम, इसको हाईलाइट करिएगा, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं किसके, कार्बोक्सिलिक एसिड के, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होंगे। इसी तरह से अगर हम डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट जो है सेम डेफिनेशन है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, बट यहाँ पे सॉल्ट यूज होगा क्या, अमोनियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर हम बात करें कि इसका टेल और हेड जो फॉर्मेशन हुआ है ये कहाँ से हुआ है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है, कितनी भी लंबी चेन है और साथ में ये पीछे कुछ एक लूप जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं हेड और ये बोलते हैं टेल, ठीक है। CO माइनस आयन जो भी आपने रिएक्शन में किया था, CO माइनस Na प्लस बन रहा था, मैंने बोला था ना सोप इसी से बनता है, तो ये माइनस आयन ये प्लस आयन। अगर हम बात करें तो ये होता है हाइड्रोफोबिक, और इधर वाला जो हेड वाला पार्ट होता है, टेल का पार्ट है, हेड का पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक यानी कि जो वाटर में घुल जाए, वाटर में मिक्स हो जाए, ठीक है, वाटर के साथ क्या बना ले, बॉन्ड, बात समझ रहे हैं, और ये जो वाटर से बहुत दूर रहे, यानी कि वाटर से दूर रहे। जब बच्चा ये बताओ ये वाटर से दूर रहेगा तो ऑयल के पास में रहेगा, जो भी ऑयल या डर्ट होगी, ठीक है, ऑयल या डर्ट के पास रहेगा, जस्ट उल्टा, और ये ऑयल और डर्ट से दूर दूर रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो साफ कैसे होता है पानी, तो एक बात, जैसे कि आपने कंटेनर में कपड़े थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दिया, ठीक है, वाटर था और थोड़ा सा आपने डिटर्जेंट डाल दिया, तो ये कुछ इस तरह से सॉल्यूशन बन गया, और आपने अब इसमें से कुछ गंदे कपड़े अपने लेके आए और इसमें डाल दिए, ठीक है, ऐसे करके आप कोई भी कपड़ा लेके आए अपना, ठीक है, पहन मत लेना, ठीक है, गंदा था, तो ये अंदर गया, जैसे ही अंदर डिप हुआ, तो मैं जरा इसको अंदर बना लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सपोज ये अंदर ही है, चलो मैं एक बार और बना दूं,
बहुत अच्छा तो नहीं बना है, कुछ और ही बन रहा है। सपोज करो ये शर्ट है। अब ये क्या करेगा, जो ये लूप वाला स्ट्रक्चर है, ये जो लूप है, जो जिसको वाटर पसंद है, तो ये बाहर रह जाएगा वाटर के पास, ठीक है। इस तरह से करके देख रहे हो आप, ये रह जाएगा और अंदर जो ऑयल और डर्ट होगी वो अंदर उससे बॉन्ड बना लेगा, ऑयल और डर्ट से कौन, टेल वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस तरह करके एक मिसल फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। इसको हम जो ये बन जाता है इसको बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। चारों तरफ से और भी डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल होंगे ना, सोप और डिटर्जेंट के, ठीक है। मिसल फॉर्मेशन कर देगा और जब आप रगड़ते हैं या थोड़ा सा जर्क मारते हैं तो ये तुरंत इसको बाहर फेंक देता है, ठीक है। यानी कपड़े कपड़े जो साफ हो रहे हैं आपकी, जनरली बात करें तो पानी की वजह से साफ हो रहे हैं। पानी ना हो, आप ऐसे ही डालते रहो, ऐसे डालते रहो साबुन, और वो कुछ नहीं होने वाला, जैसे का तैसा पड़े रहेगा, ठीक है। जब तक ये हेड वाला पोर्शन है, ये जा करके आपके वाटर से बाइंड नहीं होगा, तब तक एज इट इज आपके कपड़े पड़े रहेंगे, साफ नहीं होगा। यानी वाटर की वजह से ही ये डिटर्जेंट काम कर रहा है या सोप काम कर रहा है, ठीक है। तब ये डर्ट को उठा करके बाहर कर देगा। बात समझ रहे हैं? तो ये भी बात आती है कि कुछ कुछ जगह पर सोप यूज करते हैं, जब दोनों एक ही जैसे हैं तो अलग अलग क्यों काम करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ ऐसा वाटर मिलता है आपको, जैसे समर का या कहीं का वाटर होता है, एक सप्लाई वाटर आता है, एक समर का हैंडपंप का आता है। उसमें अगर आप साबुन लगाते हो तो साबुन जो है, जब वॉश करते हो तो लगने के बाद ऐसे जैसे दूध फट जाता है वैसे फटा हुआ दिखता है, ठीक है। तो अगर वो हार्ड वाटर है, इट कंटेन अ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के आयन, उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन है। यानी कि नॉर्मल आपने टैप वाटर लिया, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है। उससे अगर आपने सॉल्ट सोप डाला है सोप डाला है तो वो जो वाटर धुल के निकलेगा वो फटा हुआ निकलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो सोप होता है वो क्लिनजिंग इफेक्ट नहीं देता है हार्ड वाटर के साथ। लेकिन अगर यही हार्ड वाटर की जगह पे आप अपना आरओ का साफ वाटर ले लो, जिसमें आयन और ये प्रेजेंट नहीं है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन, क्योंकि वो प्योर होके आता है, तो तब आप उससे करेंगे तो आराम से सोप भी क्लिनजिंग इफेक्ट दे देगा, ठीक है। और डिटर्जेंट जो है, डिटर्जेंट हमेशा हार्ड वाटर के साथ भी क्लिनजिंग एक्शन देता है, और सॉफ्ट वाटर के साथ तो देता ही है, ठीक है। देख सकते हो आप, बात समझ गए? तो ये डिफरेंट होता है। सोप हर जगह नहीं हम यूज कर सकते हर तरह के पानी में, लेकिन हम डिटर्जेंट को यूज कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा पूरा चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड कंप्लीट हो गया है। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, इसको शेयर करिएगा और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करिएगा। हम जल्द ही क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम बहुत आगे तक आपको एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को। बट अगर आप नहीं शेयर करेंगे और चीज़ें हमें पॉजिटिव वे में नहीं मिलती हैं, क्योंकि बेटा हमारे पास तो कोई प्रोजेक्टर है नहीं, ठीक है। और प्रोजेक्टर ना होने की वजह से अगर हम बात करें तो हमें बहुत टाइम लग रहा है, लिखना पड़ता है और ये सब मैनेज करने में भी समय भी लगता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जितनी मेहनत हमने की है तो उतना ही मेहनत करके आप अपना रिजल्ट अच्छा से अच्छा लेके आए। और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।